ये जी बायोफिलर, ये एक एडवांस और एस्थेटिक एप्लीकेशन ऑफ बायोफिलरिज्म करेंगे। ये भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का लेक्चर है। मेरा नाम है डॉक्टर निम्रा फातिमा आजम और मेरे क्लिनिक का नाम है एस्थेटिक इंटरवेंशन। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का लेक्चर है। सबसे पहले देखें कि बायोफिलर्स का डेफिनेशन क्या है। बायोफिलर्स आर इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस। इसके अंदर जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड पे अपने वो भी अहम है और ये जो दो पिक्चर्स हैं ये भी अहम है। आर इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड वॉल्यूम बट स्टिमुलेट द बॉडीज ओन कोलेजन प्रोडक्शन। देखो जैसे मैंने पहले कहा कि वॉल्यूम तो आप नॉर्मल सेलाइन भी मैं चीक में 5 ml दोनों तरफ इंजेक्ट कर दूं तो चीक्स इतनी मोटी हो जाएंगी। फिलर हाइलुरोनिक एसिड क्रॉस लिंक कर दूं तो वो भी 5 ml 2.5 ml ईच साइड पे कर दूं तो वाटर रिटेन करके 5 ml हो जाएगा। लेकिन हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पीआरपी में इंजेक्ट कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डिस्कवर किए, नेचुरल या सिंथेटिक, जिन्होंने वॉल्यूम तो प्रोवाइड किया ही किया लेकिन बॉडी की ओन कोलेजन प्रोडक्शन को भी साथ ही स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, कि इसने दो बेनिफिट्स दिए। किसी की हॉलो अंडर आईज थी, उसको वहां वॉल्यूम चाहिए था, हमने फिलर तो कर दिया, लेकिन उस फिलर ने उल्टा क्या किया कि स्किन अपने ही उसने एक्टिवेट कर दिए कंस्ट्रक्शन के पाथवे, जिससे और से और कोलेजन जो है वो बनना शुरू हो गया। ठीक है, जब ये इतना ज्यादा कोलेजन बनना शुरू हो गया तो उस फिलर की जब लाइफ टाइम खत्म हुई तो ये जो नया कोलेजन इलास्टिन और ये जो आए थे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो आया था और फाइबर सारे डिपॉजिट हुए थे, उससे वो स्किन जो थी वो रिजुविनेट भी हो गई और 3 से 4 साल तक हमें फर्दर किसी भी प्रोसीजर की जरूरत ना पड़ी। उसके बाद जो एजिंग के साथ डैमेजेस होते हैं और जो अब वो कोलेजन ब्रेक डाउन शुरू हुई, जब वो अपनी लाइफ टाइम पूरी करना शुरू हो गया तो फिर हमें दोबारा जरूरत पड़ी। ठीक है, तो 4 साल का सुकून वर्सेस 4 महीने का सुकून। बायोफिलर्स वो चीजें हैं जिसको हम इंजेक्ट करते हैं, जो कि प्रोवाइड करती हैं वॉल्यूम तो करती ही करती हैं, जैसे मैंने लिप्स बड़े कराने हैं तो हो जाएंगे, बट स्टिमुलेट बॉडीज ओन कोलेजन प्रोडक्शन। लेकिन मेरी बॉडी का अपना कोलेजन इलास्टिन हाइलुरोनिक एसिड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से सबकी प्रोडक्शन भी वो करवाता है, 2 in 1 है। They represent a new generation of fillers aimed at long-term tissue regeneration rather than just temporary volume. यानी पहले हम सिलिकॉन फिलर्स करते थे, वो खत्म हो गया ट्रेंड। हाइलुरोनिक एसिड फिलर आ गए जो सेफ थे, इफेक्टिव थे, चीपर थे, इजी टू यूज थे। अब हाइलुरोनिक एसिड फिलर जो थे पता चला वो 4 महीने रहते हैं और खर्चा इतना है, तो सोचा कोई और चीज कर लेते हैं। तो ये एक नई जनरेशन हमने डिस्कवर की जो लॉन्ग टर्म टिश्यू रिजेनरेशन करी थी। 4 साल कहाँ और 4 महीने, और टेम्पररी वॉल्यूम वो दे तो रही थी लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी दे रही थी। ठीक है, दिस लेक्चर विल कवर टाइप्स मैकेनिज्म एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन टेक्निक्स एंड सेफ्टी प्रोफाइल। इसमें आप जरा पीछे वाली स्लाइड कीजिए, जो स्लाइड नंबर 1 थी। ये देखें, ये आपको लग रहा है पीआरपी हो रही है, ये भी बायोफिलर्स हो रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे बायोफिलर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, ये भी बायोफिलर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये जो आपको इजाल और प्रोफाइलो लिखा आ रहा है ये भी बायोफिलर्स है। नहीं, डायग्राम कीजिए। बहुत सारे बायोफिलर्स हैं जो इस के अंदर हम साथ साथ करते चले जाएंगे। सबसे पहले ये जाल 40 देखिए, जाल 40 के आपको 4 पॉइंट्स इंजेक्शन के नजर आ रहे हैं। अगर आगे हम इसका डब्बा बड़ा भी करके देखेंगे, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये आप कहोगे वो तो फिलर में भी होता है, तो फिलर में क्रॉस लिंक हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसमें सिंपल हाइलुरोनिक एसिड है। जो क्रॉस लिंक्ड होता है वो क्या होता है, वो जेल लाइक होती है और ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है एज कम्पेयर टू फिलर कम होती है और ये स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को, और ये आपका स्टिमुलेटरी फिलर है, इसीलिए हम इसको बायोफिलर कहते हैं। वॉल्यूम तो देता ही देता है। अब आप प्रोफाइलों पे देखें नीचे, ये जो प्रोफाइलो है ये क्या है, ये भी सिर्फ क्या है, हाइलुरोनिक एसिड ही है। ठीक है, और आप ये देखेंगे भी इसके 5 इंजेक्शन पॉइंट्स हैं और ये क्या करता है, वॉल्यूम तो देगा, चीक को वॉल्यूम देगा, जॉ लाइन डिफाइन करेगा, सारा कुछ करेगा। ये टेम्पोरल रीजन में वॉल्यूम दे रहा है, मैरिनेट लाइन के साथ वॉल्यूम दे रहा है, लेकिन साथ साथ वहां पे कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। तो पेशेंट का जब फिलर का खत्म होता है वॉल्यूम, तो उसकी स्किन इतनी रिजुविनेट और सबका टिश्यूज इतने फुलफिल हो चुके होते हैं कि एक तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसका वॉल्यूम खत्म हो गया है, और दूसरी बात यह है कि बल्कि स्किन इतनी बेहतर और अच्छी होती है कि वो पहले से बेहतर महसूस करता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब आपने तीन चीजें देखी, एक ये देखा कि नेचुरल भी बायोफिलर होते हैं, एक हमारे पास इजाल 40 है, एक हमारे पास प्रोफाइलो है। ठीक है, अच्छा जी। ट्रेडिशनल बायोफिलर्स ने, ये क्या है डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल फिलर्स, जो हमने पिछली सारा लेक्चर किया वो फिलर्स का किया, जिसको क्रॉस लिंक हाइलुरोनिक एसिड होता है। ट्रेडिशनल फिलर्स इज हाइलुरोनिक एसिड ऑफर इंस्टेंट बट टेम्पररी वॉल्यूम।
ठीक है, मैं फिलर कराने गई, मेरी अंडर आई जो थी वो रिकवर हुई, और लेकिन 4 महीने बाद वैसा का वैसा हो गया। बायोफिलर्स प्रमोट टिश्यू रिजेनरेशन, लॉन्गर लास्टिंग, स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जब एक्टिवेट हो जाए, उसने हमने 3 हफ्ते के बाद कोलेजन इलास्टिन सिक्रीट कराना है, ठीक है। टिश्यू रिजेनरेशन भी ये करवाते हैं। टिश्यू रिजेनरेशन क्या है, रीजेनरेट क्या है, डेड स्किन सेल को दोबारा से एक्टिवेट। डेड स्किन, जो चीज डेड हो गई वो तो एक्टिवेट नहीं हो सकती। इससे मुराद ये है कि जो जहाँ पे एक्टिव सेल होना चाहिए था वहां पे डेड सेल पड़ा हुआ है, उसकी जगह वहां पे न्यू एक्टिव फंक्शनिंग फुली फंक्शनिंग सेल ले आता है। और लॉन्गर लास्टिंग, अभी मैंने इसकी लास्टिंग बताई है, अप टू 4 years। फोकस ऑन द सेलुलर स्टिमुलेशन एंड ईसीएम रिमॉडलिंग रादर देन पैसिव फिलिंग। सिर्फ ये नहीं कि फिलिंग की और बस काम खत्म, और फिर वो फिलिंग 4 महीने बाद खत्म हो गई, फिर वो पेशेंट जो है इधर फिर रहा है तो उधर फिर रहा है। तो यहाँ पे सेलुलर स्टिमुलेशन हुई। सेलुलर स्टिमुलेशन के अलावा ईसीएम रिमॉडलिंग हो गई। सेलुलर स्टिमुलेशन से रीजनरेशन हुई, और ईसीएम रिमॉडलिंग से क्या हुआ, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भर गए क्या चीज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, इलास्टिन और ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, और डिफरेंट जो फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये बायोफिलर्स और जो ट्रेडिशनल फिलर्स है उनके दरम्यान में एक फर्क है। सबसे पहले ये देखते हैं ना, फिलर्स इंजेक्शंस, फिलर्स की देखते हैं, कॉम्पोजिशन को देखें। तो टिपिकली मेड फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटेंसेस विद हाइलुरोनिक एसिड बीइंग द मोस्ट कॉमन। ये नीचे वाली डायग्राम में पहले कर रही हूँ, हाइलुरोनिक एसिड हमने पढ़ा था फिलर में, हाइलुरोनिक एसिड आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है। प्राइमरली यूज टू एड इंस्टेंट वॉल्यूम एंड फिल रिंकल्स और लाइंस। सुपरफिशियल जो बिल्कुल फाइन लाइंस है उनके लिए हम लो विस्कोसिटी यूज करेंगे, ठीक है। रिंकल्स के लिए थोड़ी सी हाई विस्कोसिटी। अगर हमें ऐसी जगह वॉल्यूम देना है जहाँ पे हमने बोन के ऊपर काम करना है, जैसे जॉ लाइन पे, जैसे ऑर्बिट में, तो फिर हम वेरी हाई विस्कोसिटी और डीप फिलर यूज करते हैं। longevity provide more immediate results with effective lasting between 6 to 8 months, 6 to 18 months। बहुत भी आपने साथ बोटॉक्स भी किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, अप टू 18 months चलेंगे। हाइड्रेशन भी अच्छी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिलर एंड द एरिया। एरिया कौन सा है, वहां पे ज्यादा मूवमेंट होती है, वहां पे ज्यादा सर्कुलेशन अच्छी है, क्या है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। सेफ्टी, जैसे अगर मैं इकट्ठा कराऊं चीक्स पे और नोज पे, तो चीक्स पे मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा 6 महीने तक, और नोज पे मेरा 18 महीने तक चल जाएगा। ऑल्दो जनरली सेफ, these have a slight risk of allergic reactions। अभी हमने पीछे डायग्राम देखी, especially with synthetic substances। These may also be some risk for complication like lumps or migration of the filler। lumps और migration की आपने filler gone wrong की बहुत तस्वीरें इंटरनेट पे देखी होंगी। Results provide immediate volume and are ideal for those seeking quick visible enhancement। कभी किसी के पास रिजुविनेशन का टाइम नहीं होता या अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, ये जो रिजुविनेटिंग फिलर्स हैं या बायो फिलर्स हैं, ये काफी महंगे भी पड़ते हैं। तो उसको बस है कि मुझे वॉल्यूम कर दे, मेरी 3 दिन बाद शादी है, और हमें क्विक चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए बस, और हमें इससे कुछ नहीं कि बाद में रिजुविनेशन हो कि ना हो, अभी हमें ये करवाना है। क्योंकि पाकिस्तान आए लोग ओवरसीज से आते हैं तो कहते हैं हमने जाना है, आप बस हमें ये कर दे। अब हम बायो स्टिमुलेटर्स या बायो फिलर्स पे आते हैं। आप देखिए इसमें उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब है ब्लड वाली, और साथ में एक सिरिंज है जिसमें प्लाज्मा सा भरा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कीजिए, नहीं ऊपर कीजिए बल्कि, सॉरी। Biofillers are made from the patient's own blood, specifically using platelet-rich plasma। पीआरपी से ही हम बायोफिलर बना लेते हैं। जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा कि यूं लग रहा था पीआरपी इंजेक्ट हो रही है, लेकिन वो बायोफिलर इंजेक्ट हो रहा था। पीआरपी से हम कैसे बनाते हैं, प्लाज्मा इज प्रोसेस टू क्रिएट अ जेल लाइक सब्सटेंस देन इंजेक्टेड इनटू द एरियाज नीडिंग वॉल्यूम और रिजुविनेशन। प्लाज्मा को हमने कुछ ऐसा करना है कि उसकी हम जेल बना दें। स्टेराइल तो वो रहे, उसमें हाथ नहीं लगा देना, जरासीम से पाक वो रहे, मगर उसकी जेल बना के आपने फिलर की जगह वो इंजेक्ट कर दिया। इन एडिशन टू एडिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ये देगा ही देगा, प्लाज्मा भी, और जो सिंथेटिक अभी तक हमने प्रोफाइल और रिजल्ट 40 पढ़े हैं। बायोफिलर स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन, इन्होंने कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दिया इन द स्किन रीजनरेशन ओवर टाइम, लीडिंग टू ग्रेजुअल स्किन इम्प्रूवमेंट। इन्होंने क्या किया, जैसे आपके डार्क सर्कल से आपने उसके लिए गए, डॉक्टर ने आपको फिलर्स कर दिए, 4 महीने 6 महीने बाद खत्म हुए, दोबारा गए, दोबारा फिलर कर दिए, 3 4 दफा करा करा के आप थक गए। अब आपने बायो फिलर्स का पढ़ा तो आपने सोचा मैं वो कराऊं, अब आप गए और आपने बायो फिलर्स कराए, तो आपके 4 5 साल तक आपको सुकून रहा, 4 4 5 तो नहीं, अप टू 4 years आपको सुकून रहा। आपको ना दोबारा फिलर्स कराने पड़े, और बल्कि स्किन रिजुविनेटर अच्छी होगी। longevity, the effects of biofillers are more gradual and may take few weeks to show to show as the collagen production is stimulated। ठीक है, इन्होंने क्या किया,
कि इनके रिजल्ट होते हैं ना वो ग्रेजुअल होते हैं। क्यों? पेशेंट को जब हम बायो फिलर करते हैं, एक तो जितना आपने एमएल फिलर डाला उतना तो वॉल्यूम आएगा, लेकिन जो उसकी स्किन रिजुविनेशन, जो उसकी स्किन टाइटनिंग लिफ्टिंग है, उसके लिए हम कहेंगे 3 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आना शुरू होता है। फ्यू वीक से बनाते हैं 3 हफ्ते। क्यों 3 हफ्ते बाद जो है, जो फाइब्रोब्लास्ट रिक्रूट हुए थे एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, वो एक्टिवेट होके अपना रिलीज करते हैं कोलेजन को। सेफ्टी एंड रिएक्शन, since the biofilter uses a patient's own plasma, there is very low risk of allergic reactions or rejection by the body, making a safe option. देखो लो रिस्क उसने यू क्यों कहा, उसने इरिवर्सिबल क्यों नहीं कहा, उसने जीरो रिस्क क्यों नहीं कहा। देखो ये जो हमारी वाइल है इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव है। ये जो ब्लू कलर की वाइल नजर आ रही है, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे एलर्जी हो जाए। ठीक है। तो अगर आपने जो आपके सिंथेटिक फिलर से अगर आप स्टरलाइजेशन उस आपकी मौजूद भी है, तो एलर्जिक रिएक्शन होकर भी पेशेंट खराब हो सकता है। तो बायो फिलर्स में स्टरलाइजेशन अगर आपकी ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस रेयर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है। और रिजल्ट्स में ऑफन अ सटल एंड नेचुरल इम्प्रूवमेंट आएगी ओवर टाइम। ये नहीं कि बस एकदम से कोई मैजिक हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूवमेंट रोज आएगी। when the dual benefit of volume restoration and enhanced skin texture through collagen production। ठीक है। uh, with the dual benefit of volume restoration and enhanced skin texture। वॉल्यूम जो कम था, जहाँ पे श्रिंकेज हुई थी स्किन की, जहाँ पे नीचे वॉल्यूम कम था, वो जहाँ पे रिंकल्स पड़े थे वो भी सही हो गया। और स्किन रीजनरेशन यानी कि स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो गया थ्रू कोलेजन प्रोडक्शन। बहुत से लोगों का स्किन का टेक्सचर इसलिए भी खराब होता है, उनके कोलेजन लेवल्स बहुत कम होते हैं। और उस इन्फ्लेम्ड स्किन पे, उस सेंसिटिव स्किन के ऊपर एक्ने भी बहुत होती है। तो एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत से डॉक्टर्स जो काबिल हैं, वो बायो फिलर्स कर रहे होते हैं। समझ नहीं आता लोगों को कि ये मुझे फिलर का क्यों कह रहा है, मुझे तो एक्ने है। तो आपके बॉडी डिफेंसेस इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो बायो फिलर्स हैं उसमें ऑटोलोगस होते हैं, जो पेशेंट डिराइव्ड हैं, जो पीआरपी जेल, पीआरएफ जेल और पैड ग्राफ्ट्स है। जो मैंने आपको वीडियो आर्ट भेजी थी वो पीआरएफ जेल में यूज कर रही हूँ। और जो सिंथेटिक बायोस्टिमुलेटर्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट है, जो कि बोन मैट्रिक्स होता है, बोन मटेरियल भी इसको कहते हैं। पोली एलेक्टिक एसिड है, पीएलएलए। पीएलएलए भी जो है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, और पीडीएलए। तो नेचुरल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डेरिवेटिव हैं हमारे पास। कोलेजन के इंजेक्शन भी हैं, जेलेटिन के इंजेक्शन भी होते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज के इंजेक्शन भी होते हैं, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से बनाए जाते हैं। जैसे जो इंसुलिन आपके घरों में आती है, आप लोगों के नाना दादा पेशेंट्स कोई घर में लगाते हैं इंसुलिन का टीका, वो कहाँ से लिया जाता था? वो बोवाइन जो पेनक्रियास से वहां से लेके उसको पीसीआर मेथड से मल्टीप्लाई करके लैब में बनाया जाता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं हम। ठीक है, फ्रिज में रखते हैं। इसी तरह जो ये एनिमल्स होते हैं उनसे कोलेजन लेके, उनसे जेलेटिन लेके, उनसे कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज लेके भी हमारे फिलर्स, बायो फिलर्स बनते हैं, जो कि नेचुरल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये ऑटोलोगस में हो गया पेशेंट ओन बॉडी फैट से। येलो वाले में जो बायोलॉजिकल है, जो किसी इन और ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होता है, इसमें कोलेजन ऑफ बोवाइन है, कोलेजन ऑफ पोर्सिन है, कोलेजन ऑफ ह्यूमन ओरिजिन है, एंड हाइलुरोनिक एसिड ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन है। जो सिंथेटिक है वो पैराफिन का फिलर हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट का हो सकता है, पॉलीमिथाइल मेथासाइलेट का हो सकता है। माइक्रोस्फेयर्स होते हैं जो इसके पीएमएमए के। पॉली एक्राइल अमाइड हाइड्रोजेल हो सकती है। हाइड्रोक्सी इथाइल इथाइल मेथाक्रूलेट हो सकता है। पॉली लैक्टिक एसिड पीएलएल जो बहुत मशहूर है। ये सारे हो सकते हैं। ठीक है। सिंथेटिक में क्या रिस्क होता है? सिंथेटिक में रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है। ऑटोलोगस में कोई खास रिस्क नहीं है। रिजल्ट्स लेकिन आ, फिलिंग के तो उसी वक्त आ जाएंगे, लेकिन जो है आपके जो रिजुविनेशन के होते हैं वो 3 हफ्ते बाद आना शुरू होते हैं किसी में भी। ठीक है। और जो बायोलॉजिकल है वो आपको पता है, बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जीज होती हैं, कुछ के रिलीजियस बिलीफ डिफरेंट होते हैं, तो बायोलॉजिकल आप उन पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हिस्टोरिकल टाइमलाइंस के ऊपर जरा आते हैं। 1980s में बोवाइन कोलेजन एज अ फिलर यूज होता था। उसके बाद 2000 में हाइलुरोनिक एसिड फिलर जो था वो डोमिनेट कर गया।
2010 में पीआरपी पीआरएफ बड़ी मशहूर हुई और अब 2020 के चल रहा है, इसमें शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द बायो स्टिमुलेशन एंड रीजनरेटिव एस्थेटिक्स। अब ये देखिए जी, ये जो मैंने यहाँ पर लगाई है ये सिर्फ आपको कोलेजन बायो स्टिमुलेटर्स के नाम बताने के लिए, जो ब्रांड्स आपने इलान्स सॉरी, ये आपने देखा होगा, इसके अंदर प्रो पोली कार्पो कार्प्रोलेक्टोन है होता है, और स्कल्प्ट्रा आपने बड़ा नाम सुना होगा, पोली लैक्टिक एसिड होता है पीएलएलए। रेडियस आपने बहुत नाम सुना होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ये करते क्या है, देखो कोलेजन बायोस्टिमुलेटर्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं कोलेजन फॉर्मेशन को। वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट्स आर लेस देन हाइपर यूरोनिक एसिड फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। इनके अगर मैं एक गाल में कोलेजन बायोस्टिमुलेटर डाल दूं 1 ml, जैसे कि मैं इलान्स डाल रही हूँ या रेडियस डाल रही हूँ या स्कल्प्ट्रा डाल रही हूँ, और दूसरी गाल में मैं 1 ml एचए फिलर डाल देती हूँ क्रॉस लिंक्ड वाला, तो जिसमें मैंने एचए डाला है उसका कल वॉल्यूम 2 ml हुआ होगा और मेरी वो गाल ज्यादा मोटी दिखेगी। और जो कोलेजन बायोस्टिमुलेटर्स हैं इनका कोई खास वॉल्यूम नहीं बढ़ा होगा, इतना ज्यादा वॉल्यूम इफेक्ट मुझे बहुत ज्यादा नहीं आने लगा। ठीक है, जो हाइलुरोनिक एसिड है वो जूविटर्म है, रेस्टाइलिन है, टियोसाइल है और बिलोटेरो है। ये काफी सारे नाम है, ये डायग्राम्स, ये टेबल्स बाहर के थ्योरी पे बनी होती हैं, यहाँ पे इनमें से काफी अवेलेबल होते हैं। न्यूरो में इसमें यूज करती हूँ। एड वॉल्यूम बाय ड्रॉइंग वाटर, इन्होंने वाटर रिटेंशन करनी है, एड्सॉर्प्शन करनी है, वॉल्यूम अपनी तरफ बुलाना है, वॉल्यूम वाटर मॉलिक्यूल्स को और अपने अंदर फंसा लेना है अपनी वेबिंग में, अपने नेटवर्क में। इस तरह ये फूल के इस जेल का वॉल्यूम डबल हो जाता है। ठीक है, ये 1.5 साल तक मैक्सिमम चलते हैं, और वो जो बायो स्टिमुलेटर्स हैं वो आप देखें 4 साल तक चल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बायोफिलर्स के ऊपर आ जाते हैं। बायोस्टिमुलेटरी एक्शन, जो पार्टिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू द डीप डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। यहाँ पे हम डीप डर्मिस या सबकट टिश्यू में जाते हैं। जब आप इंजेक्शन लगा रहे होते हैं ना, तो जब तक आपकी नीडल के ऊपर टाइट ग्रिप होती है तो आप डीप डर्मिस में होते हो। और मैंने आपको कई दफा बता चुकी हूँ 4 mm तक होती है फेस के लिए। ठीक है, अच्छा। और जो सबका टिश्यू है वो, जब आपको एक लूजनिंग का एहसास होता है, वो सबका टिश्यू में आप चले गए होते हो, जो फैट टिश्यू होता है। सबक्यूटेनियस फैट आपने काफी जगह टर्म पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहीं पे ये बायोस्टिमुलेटर्स दिए जाते हैं। पार्टिकल्स रिक्रूट फाइब्रोब्लास्ट, इन्होंने फाइब्रोब्लास्ट को रिक्रूट किया, यानी कि उनको एंगेज किया, उनको एक्टिवेट किया। और द फाइब्रोब्लास्ट डिपॉजिट कोलेजन which provides a structure for the skin। कोलेजन जितना ज्यादा होगा आपकी स्किन उतनी रिवर्स एज करेगी, उतनी प्लम्प होगी, उतनी हाइड्रेट होगी। अब आप बिफोर वाली जो जूम इन करके जो माइक्रोस्कोप, वो देखो और आफ्टर वाली देखो। ठीक है, कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड अदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट ये करवाते हैं, ये आपने देखा, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट करके खुद ही कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमने बॉडी के ही मैकेनिज्म्स को, उन बटन्स को ऑन करना है जिन्होंने काम करना था, और इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, रिलीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स पीडी, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, टीजीएफ बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा या वेस्कुलर एंथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये रिलीज कहाँ से होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर से होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टिश्यू से भी होते हैं। तो ये इन्होंने इनकी रिलीज करवानी है। इसके अलावा कोलेजन सिंथेसिस एंड वास्कुलराइजेशन ओवर वीक्स टू मंथ्स। देखो इसमें वॉल्यूम जो आपको है ना कि आंख के अंदर दबी हुई है, उसमें आप फिलर लगाते थे और 24 घंटे के बाद एकदम से वो सही हो जाता था। इसमें जो है आपको जो डार्क सर्कल्स हैं वो खत्म होंगे और रिजुविनेशन होगी, स्किन टाइट होगी, आई बैग्स टाइट होंगे, लेकिन इसमें कुछ बड़ा लंबा अरसा लगेगा। डॉक्टर कहेगा कि 3 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, क्योंकि जो फाइब्रोब्लास्ट की रिक्रूटमेंट के बाद जो रिलीज है ना कोलेजन की, वो 3 हफ्ते कम से कम लेती है। रिजल्ट्स इम्प्रूव वो ग्रेजुअली ओवर टाइम, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा रिजल्ट बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। बेनिफिट्स पे देखें, ये इंक्रीज करता है टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन प्रोडक्शन। स्किन मेनली जो होती है ना वो टाइप 1 कोलेजन होता है। इंक्रीज इन टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन प्रोडक्शन। देखो स्किन जो मेजरली है ना वो टाइप 1 कोलेजन है। ठीक है, जब हमने कोलेजन की क्रीम्स पढ़ी थी तो मैंने तो बताया था कि यूजलेस होती है, क्योंकि जब स्किन के ऊपर इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो स्किन से एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता, तो पेप्टाइड सीरम, पेप्टाइड क्रीम ज्यादा अच्छी है,
क्योंकि पेप्टाइड्स होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो मॉलिक्यूलर साइज फिर भी छोटा है और वो फिर अंदर जाके बिल्ड करती है कोलेजन। इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी एंड हाइड्रेशन। इलास्टिसिटी इम्प्रूव होने का मतलब ये नहीं होता कि स्किन इलास्टिक होके लूज हो गई है, इसका मतलब वो क्या टाइट हो गई है। कई दफ़ा ये मिसाल दे चुकी हूँ, अगर आपके हाथ में एक इलास्टिक बैंड है, आप उसको खींचो तो वो लूज़ होके खराब हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल इलास्टिक 10 हैं, आप उसको खींचो, खींचेगा ही नहीं। इसी तरह जो हमारी स्किन है, उसमें जितने ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स होंगे, स्किन उतनी ही टाइट होएगी, उतनी ही टाइट होगी। और हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन जितनी इम्प्रूव होगी, उतनी प्लम्प होगी। हाइड्रेशन कैसे इम्प्रूव हुई? इसने कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करा। कोलेजन जो था, वो अपने साथ क्या बाइंड करता है? ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन। जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन थे, उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। जैसे एक छोटे बच्चे 3 साल का बच्चा देखो उसकी गालें कितनी प्लम्प होती हैं, कुची-कुची करके उस तरह से हाइड्रेट हो जाती है स्किन। एनहांस डबल थिकनेस एंड वास्कुलर सप्लाई। डबल थिकनेस इस तरह नहीं बढ़ती कि आपकी मर्दाना स्किन बनना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के कोलेजन लेवल जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है? और वास्कुलर सप्लाई होती है कि आपके ब्लड वेसल्स तीनों तरह से आर्टरीज भी बढ़ गई, वेन्स भी बढ़ गई और कैपिलरीज भी बढ़ गई। तीनों चीज़ें बढ़ गई। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और इस तरह से डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी न्यूवैस्कुलराइजेशन करा देते हैं। अब आप सोचोगे कि जो हमारी स्किन है वो डर्मल थिकनेस बढ़नी है, मेरी तो आँखों के नीचे बैग है, तो उल्टा और बैग जो है वो मेरे बढ़ जाएँगे और थिक हो जाएगी। तो ये जो आपके बैग्स बने होते हैं, ये स्किन मरी हुई होती है जिसकी वज़ह से उसके अंदर वाटर एक्यूमुलेट कर रहा होता है, एडिमा एक्यूमुलेट अगर स्किन में कोलेजन होता, इलास्टिक फाइबर्स होते तो ये स्किन टाइट होती है। इसके अंदर ये जो आपका बॉडी फ्लूइड्स है, ये आके एक्यूमुलेट ना करते, ये लूज़, क्रीपी, थिन स्किन है, जो जगह उसको मिली उस फ्लूइड ने आके वहाँ पे एक्यूमुलेशन जो थी वो करना शुरू कर दी। ठीक है? आप देखें कि ये नीचे ज़रा एक पोस्टर पढ़ते हैं बायोफिलर ट्रीटमेंट के बारे में एक एस्थेटिक क्लिनिक ने लगाया कि बायोफिलर विद प्लाज्मा जेल इज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिजेनरेटिव प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर यूथफुलनेस टू योर फेस, नेक और हैंड्स। अब ये नीचे देखो ना आँखों के नेज़ोलेबियल फोल्ड के हैं केसेज़ हमारे पास, ठीक है? इसमें पहले पेशेंट जो थे वो जाते थे और वो फिलर कराते थे। 4 महीने बाद ही बहुत लंबा चला लो, 1.5 साल बाद वो उसी कंडीशन में और उम्र तो ज़ाहिर है बढ़ी, तो और स्किन और खराब हो गई, हॉलोनेस वापस आ गई। अब क्या हुआ कि जब हमने बायोफिलर किया तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिजेनरेटिव प्रोसीजर था, तो अब आप ये नीचे आँख आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, ज़रा बिफोर एंड आफ्टर देखो। इसी तरह आप ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है, इसका ज़रा बिफोर एंड आफ्टर देखो। इसी तरह ये जो खातून है जिसके आई बैग्स हैं अपर लोअर लिड पे, इसका ज़रा बिफोर एंड आफ्टर देखो, डार्क सर्कल्स भी हैं। ये वॉल्यूम तो देते ही देते हैं। आखिरी पिक्चर में जिसमें सिर्फ आँख नज़र आ रही है, अब देखो उसमें वॉल्यूम कितना आया है, आँख के नीचे से बिल्कुल वॉल्यूम डेफिशिएंट था तो वो आ गया, ठीक है? ये प्लम करते हैं थिन लाइन को, स्मूथ आउट करते हैं रिंकल्स को, रिंकल्स कम किए, थिन लाइन्स इन्होंने प्लम करके सही कर दी। रिड्यूस द फाइन लाइन्स अराउंड द नेक और फिल इन चीक्स टू एनहांस यूथफुलनेस। अगर हम चीक में फिलर दें, जैसे ये नंबर 2 वाली सेंटर वाली पिक्चर में देखो, तो आपका जो है नेज़ोलेबियल फ़ोल्ड भी जो होती है वो कम हो जाती है, हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये जो पहली पिक्चर है खातून की, आप इसमें देखो नेज़ोलेबियल फ़ोल्ड अगर मैं चीक को ऊपर उठाऊँ या वॉल्यूम दूँ तो नेज़ोलेबियल फ़ोल्ड कम हो जाएगी। रिड्यूस और रिमूव आई ड्रफ्ट्स। आई ड्रफ्ट्स को भी ये कम कर देते हैं, सामने नज़र आ रहा है पहली और तीसरी पिक्चर में। उसके बाद इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ रिसेस्ड स्कार्स। रिसेस्ड स्कार्स बहुत तरह के होते हैं, एट्रोफिक स्कार्स होते हैं, हाइपोट्रोफिक होते हैं। रिसेस्ड ये जो स्किन के नीचे जो होते हैं, दबे होते हैं, ठीक है? उनको भी ये ठीक कर देती है एंड इम्प्रूव द शैलो कंटूर्स। स्किन के नीचे दबे होने से मुराद होता है खड्डे। शैलो कॉन्टूर्स वो आपके चेहरे के जो कि इतने डीप भी नहीं है कि आप जो है उसमें फिलर भरो और फिलर भरते हो तो वो उभरा हुआ ऊपर कोई चीज़ बन जाती है। और जो है उसके लिए ये अगर आप इंजेक्ट कर देते हो, ये क्वालिटी ऑफ द स्किन इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि शैलो कंटूर्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं, ठीक है? ये देख लें, सिंपल हम नीडल से इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है? पीआरपी, पीआरएफ। डार्क सर्कल का जो पेशेंट आता है, वो आप उसको फिलर्स अक्सर डॉक्टर्स वो कहते हैं फिलर कराओ, 20-25 हज़ार का खर्चा उसको बता देते हैं, वो उठ के चला जाता है, अफ़ोर्ड कर भी लेता है तो 4 महीने बाद दोबारा वो अपने डार्क सर्कल लेके आ जाता है। तो ये देखें अगर आप उसकी पीआरपी कर देंगे तो उसके डार्क सर्कल जो है वो भी खत्म और वॉल्यूम भी आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की फिजिकल देखो हमने 3 चीज़ें देखनी है, विस्कोसिटी की वो कितना जो है वो थिक है, इलास्टिसिटी कि वो कितना बेंड होके वापस अपनी जगह पे आ सकता है और कोहेसिव।
कोहेसिव ये होता है कि वो आपस में कितना चिपका हुआ है, एडहेसिव होता है कि वो साथ वाले पार्टिकल्स के साथ कितना चिपके। तो ऑटोलोगस जेल्स आर हैव मॉडरेट इलास्टिसिटी, इजी टू सेपरेट। अच्छा जी, इसके जो होती है ना ऑटोलोगस, उनमें विस्कोसिटी, इलास्टिक, कोहेसिविटी जो होती है वो सारी कम होती हैं, वो आराम से सेपरेट हो जाती हैं। जैसे कि पीआरएफ जेल कह लो, पीआरपी से डिराइव्ड जो इंजेक्टेबल पीआरपी जेल होती है उसको कह लो। अ, वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती जैसे फिलर जेल की तरह होता है, तो वो आराम से स्प्रेड हो जाती हैं। तो हमारे पास जब ऐसी जगह हो कि जहाँ पे शैलो हमारे पास ग्रूव्स हों, वहाँ पर हम उसको इंजेक्ट करते हैं और उससे क्या होगा, वो पूरे सर में, जैसे बाल नहीं उग रहे तो पूरे सर में फैल जाता है आराम से, या बहुत फाइन लाइन और रिंकल्स हैं तो आराम से ऊपर को उभरा हुआ कोई लंप भी फील नहीं होता, रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। और जो है आपका जो है वो सेपरेट भी पूरा हो जाता है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेराइड और पीएलएलए, जिसको ब्रांड का नेम स्कल्पट्रा है, इसीलिए मैंने स्कल्पट्रा की तस्वीर भी लगा दी है। वो इनकी जो होती है इलास्टिसिटी जो होती है वो हायर होती है। यहाँ पे इसने इलास्टिसिटी की जगह यहाँ पे लिखना था विस्कोसिटी। ये बड़े थिक से होते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर डीप टिश्यू सपोर्ट। जहाँ डीप टिश्यूज़ को सपोर्ट चाहिए होती है, वहाँ पर हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है? वहाँ पे हमें इतना स्प्रेड नहीं चाहिए, वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ज़्यादा सारी सपोर्ट चाहिए। अब ये स्कल्पट्रा था, स्कल्पट्रा क्या होता था? पीएलएलए, ठीक है? अब ये देखो, ये उसकी जो ये पेशेंट आपके पास प्रेज़ेंट की, अगर आप थोड़ा-सा अपना फ़ोन को दूर रख के देखो तो इनमें 10 साल का उम्र का फ़र्क लग रहा है। बिफ़ोर एंड आफ्टर में, बिफ़ोर में ये यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर लग रही है और आफ्टर में ये उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लग रही है। ठीक है? थोड़ा-सा ही बस फासला करके देखो। देखो हमने इसको कहाँ-कहाँ पे इंजेक्शन दिया है, टेम्पल्स पे, हमने इसके आई बैग्स में दिया, और इसके अलावा हमने इसके ये डाउन टर्निंग ऑफ द माउथ के लिए दिया, हॉलो अंडर कॉर्नर्स ऑफ द माउथ में दिया, जॉवल्स की सैगिंग के लिए दिया। जॉवल्स की सैगिंग हम कैसे देखते हैं? जो मेरिनेट लाइन होती है वो एंगल ऑफ द माउथ से वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन होती है। उसके जो पोस्टीरियर लंप होता है वो जॉवल होता है। और उसके बाद होता है हॉलो अंडर आई एरिया के लिए दे दिया हमने, और अ, ये क्या है, एट द टेम्पल्स, आइडेंटिफिकेशन एट द टेम्पल्स, या पता नहीं क्या लिखा हुआ है। खैर ये टेम्पल्स और रीजन में। अच्छा, अब आप देखो ये कोई फिलर नहीं था कि जिसने जो है जाके बस फिल कर लिया और बस ये देखो रिजुविनेशन हुई है, स्किन खुद ब खुद हील हुई है। ठीक है? स्किन खुद ब खुद, और कॉर्नर्स ऑफ माउथ भी अपटर्न हो गए हैं, हॉलोनेस भी खत्म हो गई है, आँखों के नीचे भी हॉलोनेस खत्म हो गई है। अब आप सोच रहे थे कि ये तो मेरे तो आई बैग्स पहले ही बने हुए हैं, मेरे तो ये बाहर को निकले हैं लोअर आईलिड्स, मैं इनमें और फिलर कराऊँगा तो ये और ज़्यादा बाहर को निकल आएँगे। ये देखो लैक स्किन की वज़ह से बाहर को निकले हैं। स्किन यहाँ से क्या हुई है, लूज़ हुई हुई है। तो पानी जो है जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है वो इधर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उससे ये बैग, अगर इस स्किन में कोलेजन ज़्यादा हो, तो ये स्किन टाइट हो जाएगी। और अगर ये स्किन टाइट हो जाएगी तो वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं करेगा, वो अपने लिए कोई और जगह ढूँढेगा। अब ये देखो ये स्किन टाइट हुई है, तो टाइट होने से उसके बैग्स कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं? बल्कि कम हुए हैं। और उसके डार्क सर्कल जो इसका ग्रेइश ह्यू आ रही थी, ब्लूइश ग्रेइश, वो भी कम हो गई है। ठीक है? और देखो जो टेम्पल्स हैं एज के साथ-साथ ये स्किन यहाँ से नीचे लटकती है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड जाती है। वो लिफ्ट हो गई तो उसकी आँखें तो वैसे उसकी है ही स्टेयरिंग गेज़, लेकिन उसकी जो है आईब्रोज़, आईज़ वो यूथफुल लुक दे रही हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोनाउंस्ड आपको हॉलोनेस ऑफ द माउथ की है, इस वाली पिक्चर में जावल्स की है। अब जावल क्या है, उसकी जॉ लाइन के ऊपर देखो ये जो चर्बी सी निकली हुई है, जहाँ पे ये लाइन भी लगी हुई है ब्लैक वाली, और आफ्टर में देखो, ठीक है? और उसके अंडर आई भी आपने देख लिया कि कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि सैग हुई हुई हैं, उसमें हमें कुछ भी फ़ील नहीं करना, तो हमें उसमें लैक ऑफ प्रोटीन की वज़ह से वो सैग हुई होती हैं। हमें उसमें ऐसी चीज़ें फ़िल करनी है जो वहाँ पे कोलेजन के लेवल्स को बढ़ा दें, तो हम कोलेजन स्टिमुलेटर्स वहाँ पे फ़िल करते हैं, जिससे वो पेशेंट की स्किन बल्कि टाइट हो जाती है, और आप आपके सामने वो बैग-शैग सब कहाँ गए, खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। ऑटोलोगस जो बायोफिलर्स हैं, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो पीआरपी, एक ऑटोलोगस बायोफिलर है, व्हिच इज़ रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स। देखो पेशेंट डार्क सर्कल वाला जो मेरे पास आता है ना, मैं उसको पीआरपी विद अ, मीज़ो कर देती हूँ। मीज़ो में मल्टीबियोटा यूज़ करती हूँ और न्यूरोबियोन यूज़ करती हूँ। उसकी रीज़न्स हैं कि वो जो बी कॉम्प्लेक्सेज़ हैं, वो पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलाइज़ करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को वो हॉल्ट करते हैं। ओवर एक्टिव जो वो होती है हमारे मेलानोसाइट्स, उनको वो रेगुलेट करते हैं। और उससे क्या होगा, पेशेंट का एक्सपेंस क्या है, पीआरपी पे कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है? होलीनेस उसकी ऐसे फील होती है
कि पीआरपी की वजह से कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है। कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होने से जैसे हमने पीछे देखा कि बल्कि वो इम्प्रूव होता है, फिर डार्क सर्कल्स भी कम होते हैं। पीआरएफ जो होता है ना, वो प्लेटलेट रिच फाइब्रिन जो हमने पूरा बनाना सीख चुके हुए हैं, जो लोग न्यू बैच में आए हैं वो आगे सीखेंगे। और ये एक स्लो रिलीज वर्जन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो फाइब्रिन यानी कि फाइबर्स के अंदर जैसे हमने पीछे फाइब्रोब्लास्ट देखे थे, इस तरह से बिल्कुल अंदर कैद होते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े जो है वो स्लो अपने ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते रहते हैं। इसके बाद लेकिन होता कि बहुत इफेक्टिव है, ये पीआरपी से भी कई टाइम ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। IPRF जेल होता है, इंजेक्टेबल पीआरएफ जेल। इट इज फॉर्म बाय हीटिंग द पीआरपी और पीआरएफ टू 60 टू 70 डिग्री। ये नहीं कि आपने जेब से लाइटर निकाला और जो पीआरपी की ट्यूब थी उसको हीट किया, वो उसी वक्त जो है टूट जाएगी। इसके लिए आपके पास इंक्यूबेटर होता है, उसके अंदर आप 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे तक टाइम देते हो। इसका भी आगे मैं आपको सारा, हम कल के पहले ही पढ़ चुके हैं, और जो जो न्यू बैच में है वो IPR इंजेक्टेबल पीआरएफ जेल बनना सीखेंगे। अच्छा, ये वाला जो प्रोसीजर है इंजेक्टेबल पीआरएफ जेल, ये मेरे सब कोलीग्स भी अपने क्लिनिक पे बहुत रेगुलर परफॉर्म करते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जो लोग पेशेंट्स ब्लड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको रिजुविनेशन भी चाहिए, उनको ये वो इजाल 40 और ये स्कल्प्ट्रा और ये चीजें भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको वॉल्यूम भी चाहिए, उनको रिजुविनेशन भी चाहिए। तो उसमें हम पीआरएफ इंजेक्टेबल जो जेल है वो यूज करते हैं। आपको पता है, मैंने जब आपको पढ़ाया था पीआरएफ खाली, तो पीआरएफ जो होता है वो इंजेक्टेबल नहीं होता, वो जेल लाइक होता है। बिल्कुल जेल होती है, जैसे हड्डियों के अंदर बोन मैरो होती है ना, गूदा होता है इस तरह से। अच्छा जी। उसके बाद 100% ऑटोलोगस है, नो एडिटिव्स है और एक्सट्रीमली सेफ है। अपनी चीज जो है वो तो आपको कभी एलर्जी नहीं करेगी ना, वही तो आपके खून के अंदर पी रही थी। अगर आप स्टरलाइजेशन का ख्याल नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। आप ये देखें, प्लाज्मा जेल बायोफिलर में नेचुरल ऑल्टरनेटिव टू सिंथेटिक फिलर्स है। Autologous and created with your own plasma, 100% safe with no side effects, और bioactive है, contribute to cell regeneration and preventing further volume loss। एक खातून थी, उसको 40s में थी, उसके नेसोलेबियल फोल्ड बड़े प्रोमिनेंट थे, फिलर वो नहीं करवा सकती थी, या उसने करवाया भी फिलर, 4 महीने बाद वो वैसी की वैसी हो गई। अब वो क्या करे, वो कहे कि हर 4 महीने बाद मेरा 20,000 रुपए का खर्चा है, ये तो बड़ी बात, लाखों में पड़ गई। और जब फिलर खत्म हुआ तो वो पहले से भी ज्यादा, जाहिर है उसकी अपनी एजिंग भी हो रही थी, और एकदम से जब वो उसको हॉलीनेस दोबारा फील होना शुरू हुई तो अब और बुरा लगना शुरू हो गया। पहले उसको ओवर द इयर्स वो चेंज आई थी, अब उसको 4 महीने बाद दोबारा से वो चेंज आ गई। 4 महीने उसका वो लाइन खत्म रही, अब फिर आ गई, तो बड़ी बड़ी परेशान होगी। तो आप उसको प्लाज्मा जेल बायोफिलर कर सकते हो। अब प्लाज्मा जेल या इंजेक्टेबल जो पीआरएफ है वो हम बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सबसे पहले तो आप देखें कि सेंट्रीफ्यूगेशन आपने की, पीआरपी इकट्ठी की, इंक्यूबेशन और जेलेशन करनी है इसमें आपने ऐड, वो अभी हम डायग्राम में देखते हैं। ये मेंटेन करती है प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट की कंसंट्रेशन को, थर्मली एक्टिवेटेड टू फॉर्म अ विस्कस इंजेक्टेबल जेल। जेल तो होएगी, थिक भी होगी, लेकिन फिर भी इंजेक्टेबल ही होती है। ये डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने किया कि अ, एक आपने ब्लड का सैंपल लिया, उसको आपने 8 मिनट के लिए जो था वो स्पिन किया, ठीक है। ऊपर जो आपका पोर्शन आया अपर लेवल ऑफ लिक्विड पीआरएफ, वो आपने लिया और आपने एक सिरिंज में निकाला, और आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाला, और वहां पे आपने उसको 70 डिग्री पे रखा 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये जो हीटिंग है ये आपने उठा के अपने लाइटर से या माचिस से नहीं दे देनी, इसके लिए इसी तरह का इंक्यूबेटर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने उसको ठंडा किया, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ले आए। ये जो ठंडे करने का प्रोसीजर है, ये फ्रिज या फ्रीजर में रख के नहीं करना, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, और टू क्विक में नहीं करना, क्रिस्टलाइज हो जाएंगी। इसको आपने जो है करना भी बॉडी टेम्परेचर पे, और करना भी 15 मिनट के अंदर अंदर है, यानी कि आपके रूम में एसी चल रहा हो। उसके बाद आपने जो आपका लिक्विड पीआरएफ था, जो रिमेनिंग पोर्शन था, हमने तो सिर्फ जो था अपर लेयर ली थी ना, लोअर लेयर तो ली नहीं थी। उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है। ये जो कनेक्टर है दोनों इसका सिरिंजेस का, ये आराम से मिल जाता है, बहुत चीप होता है। स्टरलाइजेशन का ख्याल रखना है आपने। अब आपके पास जो चीज तैयार हुई है वो आपकी ये इंजेक्टेबल पीआरएफ जेल है, ठीक है। और आपने कलेक्ट की लिक्विड पीआरएफ को, इंक्लूडिंग द बफी कोट लेयर,
अच्छा। ये तो हो गया आपको पीआरएफ बनाने का तरीका समझ आया कि आपने पीआरपी की तरह ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड के सैंपल को लेके आपने जो है उसको वही स्पिन किया, रेड और व्हाइट पोर्शन अलग हुए, उसमें से आपने अपर लेयर लेके उसको हीट किया 10 मिनट के लिए 70 डिग्री पे और जो लोअर लेयर में जो बचा हुआ व्हाइट वाला पोर्शन था, उसको आपने उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स किया। 15 मिनट के अंदर-अंदर ये काम करना है, 70 डिग्री से आपने 36.9 जो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर है उसके ऊपर वापस लेके आना है। और फ्रीज़ या डिफ्रॉस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना और उसके बाद इन दोनों को मिक्स करना है और अब हमारे पास इंजेक्टेबल एल्ब्यूमिन पीआरएफ जेल जो है वो तैयार हो गई है, ठीक है? ये क्या करेगी कि खातून जो आई है फ़ोल्ड्स के साथ और रिंकल्स के साथ उनको फिल करके उनको फ्लैट आउट उसी वक़्त कर देगी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, सिंथेटिक बायोस्टिमुलेटरी फिलर्स में हमने पीएलएलए का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, हाइड्रॉक्सी एपेटाइट इन जेल कैरियर देखते हैं। अ, हाइड्रॉक्सी एपेटाइट होता है वो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं इन जेल कैरियर इसकी तस्वीर भी अभी हम देखते हैं। हर एक का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब ये बताने लगा है, ठीक है? जो सिंथेटिक होते हैं, जो हमारे नेचुरल हैं वो हमने पीछे देख लिए कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं वो आपको पता है। अब आगे सिंथेटिक के ऊपर सिंथेटिक में सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट जो होता है, या हाइड्रॉक्सिल एपेटाइट ये माइक्रोस्फीयर्स होते हैं जेल कैरियर के अंदर। कैरियर जेल है और उसके अंदर गोल-गोल बॉल पड़े हुए हैं, ये भी हम देखते हैं डायग्राम में फिर समझ आएगा। अब यहाँ पे पीएलएलए की डायग्राम फिट आ रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे रख दी। जो स्कल्प्ट्रा होता है यानी पीएलएलए इसमें माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को। खुद वो डिग्रेड हो जाते हैं और स्टिमुलेट कर देते हैं फाइब्रोब्लास्ट को। बोथ रिक्वायर मल्टीपल सेशंस बट यील्ड लॉन्गर टर्म रिजल्ट्स 18 टू 24 मंथ्स साल से 1.5 साल से 2 साल तक इनका रिजल्ट रहता है लेकिन मल्टीपल सेशंस। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एलर्जिक रिएक्शन होने का रिस्क है क्योंकि ये सिंथेटिक है। दूसरा हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 30-40 हज़ार का जो है वो ट्रीटमेंट बार-बार, बार-बार करवाता जाए और उसके बाद जो है 24 घंटे, महीने तक उसका रिजल्ट रहेगा। वो कॉस्ट एस्टिमेशन कुछ लोगों ने कहा इससे अच्छा मैं सर्जरी करवा लूँ, फेसलिफ्ट सर्जरी करवा लूँ और पूरी ज़िंदगी रिजल्ट रहेगा। ये देखिए ज़रा पीएलएलए था इस खातून के चेहरे पे लाइनें थी, रिंकल्स से नज़र आ रहा है, पिगमेंटेशन थी, प्रीमेच्योर एजिंग थी। हमने जब पीएलएलए इंजेक्शन किया तो ये ऐसे ब्लश कर गई, यंग हो गई, फेयर हो गई। हुआ क्या कि हमारी जो बॉडी थी अ, उसने आइडेंटिफ़ाई किया कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास आ गया है इस वक़्त एक फॉरेन बॉडी, ठीक है? जो कि है पीएलएलए पार्टिकल्स, ठीक है? फॉरेन बॉडी रिएक्शन लीडिंग टू कोलेजन प्रोडक्शन और इसको फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो हमने रिएक्शन देना है, वही रिएक्शन बॉडी जो है करना शुरू करती है, जिसके कॉन्सिक्वेंस में या जिसके साइड इफ़ेक्ट में हमारी कोलेजन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है? अब जो पीएलएलए पार्टिकल्स हमने ये येलो वाले इंजेक्ट किए थे, बड़ा-सा जो लिखा हुआ है, उसके आस-पास हमारे फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स आ गए। उसके आस-पास ये जो स्टार शेप वाले हैं, ये हमारे फाइब्रोब्लास्ट आ गए। इन दोनों के आने से इनकी एक्टिवेशन तो हो ही गई थी, कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज़ ही हुए थे और ये आए थे तो ये एक्टिवेट हो गए थे, रिक्रूट तो हो गए थे। तो इन्होंने फाइब्रोब्लास्ट ने क्या रिलीज़ करना है कोलेजन, इलास्टिन एंड हाइलुरोनिक एसिड। अब ये देखिए कि डेंस कोलेजन लेयर अराउंड द पार्टिकल जहाँ-जहाँ पे आपने ये इंजेक्ट किया है ना पीएलएलए यानी कि स्कल्प्ट्रा, वहाँ-वहाँ पे आप देखेंगे कि उस जगह के कोलेजन लेवल्स इम्प्रूव हुए हैं, वहाँ के रिंकल्स जो है खत्म हो गए। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप पेशेंट के चेहरे के एक तरफ घर में अपनी मदर्स पे किसी पे करके देख लो, दूसरी तरफ ना करना और फिर आप 3 हफ्ते के बाद उनकी दाईं और बाईं का फ़र्क देखना, ठीक है? ये जो रेड-रेड चेन्स है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है कोलेजन की, ये आपको इनका स्ट्रक्चर जो है वो प्रोलीन वगैरह सब बता दिए गए हैं, ठीक है? इसी तरह से ये भर जाती हैं वहाँ पे। यानी कि अब एचएलएलए पार्टिकल जो थे वो खुद तो खत्म भी हो गए, लेकिन तब तक स्किन में इतनी प्रोटीन्स भर चुकी थी, इतने कोलेजन लेवल्स बढ़ चुके थे कि स्किन को अब उनको डिस्ट्रॉय करते-करते भी सालों ही लगेंगे। इसीलिए इसके रिजल्ट्स 4 साल तक कहा जाता है, क्योंकि फिर वो एक तो एजिंग आपकी नेचुरली हो भी रही है और प्रोटीन ने पिछले वाले फाइबर्स को डिग्रेड करना है, तो फिर जो है आपके चेहरे पे रिंकल्स दोबारा से नज़र आएँगे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये था मैंने कहा था कैल्शियम हाइड्रॉक्सी जो उसने लिखा हुआ है कि स्फीयर्स होते हैं जेल के अंदर। फेज़ 1 में देखो जेल एंड पार्टिकल्स एंड मैक्रोफेज अराउंड द इम्प्लांट हमने कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट दिया। ये जो कैल्शियम हाइड्रॉक्सिल एपेटाइट है, वो इन जेल के अंदर जो है ये पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और वहाँ पे जो ऑरेंज सा आना शुरू हो गया है, ये क्या है?
ये है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ज़रूर कोई फॉरेन बॉडी है और वो इधर आ गए, ठीक है? हमारी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है ना, ये बाहर से इंजेक्ट हुआ है ना। आप देखो ये जो ऑरेंज वाली पिक्चर है इसमें देखो मैक्रोफेजेस के साथ फाइबर्स, लाइनें, तारे से बन गए हैं। मैक्रोफेजेस ने एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड शुरू किया और फाइब्रोब्लास्ट आए, रिक्रूट हुए, एक्टिवेट हुए, प्रोलिफरेट हुए और वो जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो फिर कोलेजन को सिक्रीट करते हैं। न्यू कोलेजन जैसे होना शुरू हो गया। तो ये देखो ये कोलेजन फाइबर्स जो थे भर गए। फेज़ 3 में होता है कि स्फीयर स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। अब स्किन के अंदर तो कोलेजन लेवल्स बढ़ गए ना, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल थे ये खत्म हुए, जो भी हो हमें इससे क्या लेना-देना। स्फीयर स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट इन मैक्रोफेज फेगोसाइट कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट ने डिसॉल्व्स इनटू आयन्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट। फेगोसाइट्स ने उनको बेशक खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? ये जो हमारे मैक्रोसाइट्स थे, ये जो हमारे कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट के स्फीयर्स थे। लेकिन तब तक उसने फॉरेन बॉडी रिएक्शन की वजह से फाइब्रोब्लास्ट ने इतना कोलेजन इलास्टिन हाइलुरोनिक एसिड सीक्रेट कर दिया हुआ था कि हमारी स्किन टाइट, प्लम, यंग हो गई थी। आप ब्लू वाली ऊपर वाली सबसे लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर तस्वीर देखो जिसमें स्फीयर तुमने डाले तो ये स्किन में कोलेजन था ही नहीं और फिर आप देखो बाद में कितना कोलेजन ही कोलेजन। ये जो ये है ना ट्रेन सी ये जो है, इस लाइन को क्या कहते हैं जिसपे चेक्स लगे होते हैं रेड कलर के? ये जो लाइन है ये सारे आपके कोलेजन फाइबर्स हैं, तो स्किन में कोलेजन फाइबर्स ही फाइबर्स भर गए और फिर वो खुद जो था वो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? जो हमने स्फीयर्स इंजेक्ट किए थे, किस चीज़ के? कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो जी, इंडिकेशन इन एस्थेटिक मेडिसिन में ये औरत का बिफोर एंड आफ्टर देखो। कितना फ़र्क पड़ा है उसके चेहरे पे, ख़ास तौर से आँखों के नीचे से। इसीलिए कहते हैं कि ख़वातीन की जो एज होती है वो उनके अंडर आई से पहचानी जाती है। इसीलिए आप देखोगे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मेकअप वगैरह करती हैं, वो अंडर आई आप कभी वीडियो देखो इंस्टाग्राम पे जो दुल्हन को तैयार कर रहे होते हैं, बिफोर आफ्टर पूरा वीडियो उसमें वो आँखों के नीचे 4-4 5-5 चीज़ें लगाते हैं। जब आप अंडर आइज़ कंसील कर लेते हो तो एजिंग जो है आप रिवर्स कर पा देते हो। ठीक है? इसके बिफोर देखो अंडर आइज़ और आफ्टर देखो। इसकी नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बिफोर देखो और आफ्टर देखो। इसकी जो है बाकी टाइटनिंग वगैरह आप देखो, ठीक है? अच्छा, ये तो इंडिकेशन इन एस्थेटिक्स के किस चीज़ के हम पढ़ रहे हैं, यही जो हमारे बायोफिलर्स हैं, वो फेशियल वॉल्यूम रिस्टोरेशन के लिए होते हैं, फाइन लाइन्स और रिंकल्स के लिए होते हैं, टियर ट्रफ रिजुवेनेशन के लिए होते हैं, एक्ने स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स के लिए होते हैं और हेयर रिस्टोरेशन के लिए। हेयर फिलर के नाम से आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप समझ नहीं आएगा ये होता क्या है। वो यही करते हैं कि वो फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन से कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। हेयर की गर्थ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, उसकी थिक वेटर जो है वो स्ट्रेंडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं और यही इन्होंने काम करने हैं, ठीक है? बस इसके अलावा इनका कोई ना कोई काम है और ना ही इससे ज़्यादा के प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस ये ब्लेफेक्टमी या एक्सेसिव स्किन जो है जिसकी सर्जिकल इंडिकेशन हो गई है कि उसकी रिजेक्शन करनी है, उसको ये सही नहीं करेंगे। हाँ, जिनकी लूज़ क्रीपी स्किन है जैसे इस खातून की उसके अंदर पानी एक्यूमुलेट हो रहा है, एज ज़्यादा लग रही है, उसके अंदर कोलेजन लेवल्स कम होने की वज़ह से हो रहा है, उसमें कोलेजन लेवल्स स्टिमुलेट कर देंगे तो वो देखो यंग होगी, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। मिड फेस जो होती है वो चीक्स को तो इनहेंस करता है और इंफ्रा ऑर्बिटल हॉलोज को भी वो बेहतर करता है। ये जो खातून की नीचे तस्वीर है ये मिड फेस की है। अब आप ये बिफोर एंड आफ्टर देखें जरा, बिफोर में उसकी एज देखें और आफ्टर में देखें। बिफोर में अगर उसकी एज 50 लग रही है तो आफ्टर में उसकी एज 40 या 35 लग रही है, सिर्फ उसने मिड फेस वॉल्यूमाइजेशन करवाई है। अब आप नीचे देखें, बिफोर आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 ईयर्स। अब आप उसको देखें कि बिफोर वाली उसकी एज क्या है और आफ्टर 2 ईयर्स वाली एज क्या है। ठीक है, जो नीचे आपको ये मॉडल है। तो मिड फेस वॉल्यूमाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एंटाई एजिंग में। वो आपकी आईज के इश्यूज को भी एड्रेस करता है और आपके लोअर 1/3 ऑफ द फेस के इश्यूज को भी वो देख लेता है। उसके देखें हमने जो ऊपर बिफोर एंड आफ्टर ब्लॉन्ड वालों वाली खातून है, उसके पूरे चेहरे से स्किन टाइटनिंग होगी, हमने उसके सिर्फ चीक्स में वॉल्यूम दिया है। ठीक है, अब देखें उसकी ये जॉ लाइन के ऊपर देखें, स्किन जो लैक्स थी बिल्कुल वो टाइट हो गई है। चिन की स्किन जो टाइट हो गई है। अंडर आई जो उसके रिंकल्स हैं वो कम हो गए हैं, बिल्कुल खत्म तो नहीं हुए। ठीक है, तो मिड फेस वॉल्यूमाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा एक एंटी एजिंग प्रोसीजर है इसमें, बायोफिलर्स में। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। टीयर ट्रफ ट्रीटमेंट है, ये देखें। टीयर ट्रफ में बहुत सारे इश्यूज के साथ आते हैं। ये वाला पेशेंट आपके साथ संकन आइज की कंप्लेन भी लेके आ सकता है और डार्क सर्कल भी, और आपसे कहेगा फिलर कर दें। आपने उसको गाइड करना है कि हम फिलर करेंगे, 4 महीने बाद आपका फिलर खत्म हो जाएगा, आप इसी कंप्लेन के साथ वापस आ जाओगे। ठीक है, तो अंडर आई रिजुविनेशन की डायग्राम देखें।
यूजिंग बायोफिलर इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर वॉल्यूम एंड नेचुरल कोलेजन स्टिमुलेशन। ठीक है, बायोफिलर्स ने एक तो वॉल्यूम दिया, नेचुरल कोलेजन स्टिमुलेशन भी करवाई, हम पढ़ चुके हैं किस तरह। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलके, सॉरी वो तो प्रोटीन्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड इंजेक्शन किए और हमने यहाँ पे बायोफिलर्स किए। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स हमेशा एस्थेटिक्स में 1+1 = 11। ठीक है, कोलेजन स्टिमुलेशन हुई और आपके सामने है कोलेजन स्टिमुलेशन और रिजुविनेशन। ये देखें, डार्क सर्कल्स क्यों बनते हैं आपको पता है। जब हम डार्क सर्कल्स पढ़े थे तो जो स्टेसिस ऑफ द ब्लड होता है उसकी वजह से, जब सर्कुलेशन पुअर होती है, हम अंडर आई और डार्क सर्कल्स की सिर्फ बात करें तो वहां पे क्या रिलीज होता है, ब्रेडिकाइनिन। और ब्रेडिकाइनिन जो है वो क्या स्टिमुलेट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टीएच ऑफ ट्रीटमेंट में डेलिकेट एरिया है। ये डेलिकेट एरिया जरूर है मगर ये उतना इजी टू ट्रीट भी है। पीआरएफ और लो विस्कोसिटी मटेरियल्स आर रिकमेंडेड। पीआरएफ जो है, मैंने यहाँ पे पीआरएफ अपने क्लिनिक पर तो मैंने बहुत पीआरएफ किए हैं। लोग फिलर कराने आते हैं, हम पीआरएफ या पीडीओ मोनोथ्रेड्स करते हैं और पेशेंट जो है उसको आफ्टर केयर एडवाइस करते हैं। जब आफ्टर केयर एडवाइस करते हैं, मैंने उसके बाद कंप्लेन्स नहीं सुनी पेशेंट की। और फिलर्स वाले भी मेरे पास आते हैं जो 4-4 5-5 दफा, चलो 4-5 दफा मैं ज्यादा बोलूंगी, 3-3 दफा फिलर्स करवा चुके होते हैं। उसके बाद वो फिर फिलर करवाने आ रहे होते हैं, पिछले 2 साल में वो 2-3 दफा फिलर्स करा चुके होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये बेहतर ऑप्शन है वो पीआरएफ है या लो विस्कोसिटी मटेरियल्स। लो विस्कोसिटी मटेरियल से क्या मुराद है कि फिलर कर भी सकते हैं आप इसमें। लेकिन अगर ये बायो फिलर का टॉपिक है तो हम यहाँ पे एमईआईज यूज करेंगे। एमईआईज का आपका पूरा एक लेक्चर अलग से होगा। डी प्लेसमेंट ओवर पेरियोस्टियम, यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है। पेशेंट आपके पास आएगा, उसको जो है आंखों के नीचे जो है ना, ऐसे जैसे कोई रेज्ड बम्प हो, कोई इस तरह से चीज होगी दोनों तरफ। वो जो फिलर प्लेसमेंट होगी वो टू सुपरफिशियल होगी। यहाँ पे हमने सुपरा पेरियोस्टियल फिलर करना था। और जो जो लोग भी डॉक्टर्स नहीं है उनको इस बात का, या प्रैक्टिस नहीं है, उनकी फील नहीं है, वो लोग डर के मारे सुपरा पेरियोस्टल नहीं जाते कि हम ऑर्बिट के अंदर कुछ कर ना दें, गलती ना कोई कर दे। तो इस वजह से वो सुपरफिशियल रह के फिलर करते हैं, जो एक्यूमुलेट हो जाता है, बल्कि स्टिक कर जाता है सबका टिश्यू में। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ डार्क सर्कल्स एंड वॉल्यूम लॉस, यहाँ पे जो हम करते हैं बायोफिलर्स, वो आपका जो वॉल्यूम लॉस था, जैसे इस खातून की संकर आईसी, वो इम्प्रूव हुई है। और डार्क सर्कल्स का जो इशू है वो भी रिजॉल्व करते हैं, मगर ग्रेजुअली। याद रखें कि ये एक पोर्शन है डार्क सर्कल रिजीम का। इसके बहुत सारी चीजें होती हैं, इसकी अपनी सनब्लॉक होती है, डार्क सर्कल आई क्रीम होती है, डार्क सर्कल सीरम होता है। होती तो वो न्यूट्रिशन और इस तरह की चीजें ही हैं, लेकिन जो पेशेंट सब चीजें इकट्ठी फॉलो करता है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैक्सिमल होते हैं, जाहिर सी बात है। जो पेशेंट आपसे ये बायोफिलर्स करा ले, पीआरएफ करा ले अंडर आएगी, और वो अड़ जाए कि नहीं अब मैंने इधर इतने पैसे लगाए हैं, मैं अब क्रीमें और ये सनब्लॉक्स और ये चीजें क्यों लूं। तो आप याद रखें कि आपको पहले ही उसको गाइड करना है कि ये सारा पूरे इलाज का हिस्सा है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो रिजल्ट्स की जिम्मेदारी फिर आपकी अपनी है। और आपने घबराना नहीं है कि आप जो है, अगर जेनेटिक है, पूरे बहन भाई माँ बाप सबको डार्क सर्कल्स है और आप कहोगे कि नहीं नहीं, मैं इसको कोई गारंटी नहीं देता, तो देखें जो ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट होती ही होती है, अगर वो फुल फ्लेज उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये जो एमईआईज हैं, ये अंडर आई में बहुत ही जबरदस्त आजकल टेक्नोलॉजी आई हुई है। इसमें देखें, इसमें क्या है। इसमें हमने 30 गॉज 13 mm नीडल जो इसके अपने साथ आती है वो यूज कर ली। 13 mm जो नीडल होती है वो आपके जो बीडी सिरिंज है उसके आगे भी लगी होती है। ठीक है, या मल्टी नीडल यूज कर ली या मीजो नीडल भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो हमने 6 to 10 पॉइंट्स अंडर वन आए, इस खातून के कितने हुए हैं, 5 अंडर वन आए हुए हैं, तो टोटल 10 पॉइंट्स है। तो मैक्सिमम आप 10 पॉइंट स्पॉट्स अंडर वन आए दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6। ठीक है, इंजेक्ट द सेम अमाउंट। देखिए ये राइट लेफ्ट एसिमेट्री तो बड़ा ही जरूरी है। फर्ज करो आपने आधा एमईआई एक साइड पे किया और आधा एक साइड पे, लेकिन जो आप दोनों साइड्स पे करे उसमें अपने हर पॉइंट पे भी आपने कैलिब्रेशन के ऊपर नजर रखनी है और आपने बराबर बराबर करना है। ठीक है, और 1 ml फॉर वन आई एंड 2 ml फॉर वन सेशन टोटल, यानी कि दोनों आंखों के मिला के ये दो आपके यूज होंगे। और दोनों तरफ हर स्पॉट पे देखना है आपने इक्वल क्वांटिटी इंजेक्ट करनी है। ठीक है, और दोनों आईज में भी आपने इक्वल देना है। यू कैन इंजेक्ट मोर अमाउंट
ऑन द डार्क सर्कल एरियाज। ठीक है, डार्क सर्कल एरियाज पे आपने ज्यादा ज्यादा अमाउंट देनी है। नेक्स्ट स्लाइड। यानी कि 2 ml से भी ज्यादा आप कर सकते हैं। 3 ml ले लें और आप जो है वो 1.5 ml ईच साइड इंजेक्ट करते हैं। आप जॉ लाइन एंड चिन की कंटूरिंग के अंदर बायोफिलर्स हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर मैं आपको जावल्स का थोड़ा सा बता दूंगी वो क्या होते हैं। तो ये जो होती है ना आपकी, ये होगी ना मेरिनेट लाइन। ये एंगल ऑफ द माउथ से ऑलमोस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, इसके पीछे ये वाली जो चीज है ये जावल्स है। ये होते क्यों है कि एज के साथ हमारी जो स्किन होती है वो लैक्स करती है। ये एजिंग के साथ हमारा फेस डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड जाता है। डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड आने से जो लैक्स स्किन है वो ये एक्यूमुलेट हुई आपको नजर आती है। ठीक है, अगर हम इसको लिफ्ट कर दें, इसको टाइट कर दें, इसको रिजुविनेट ही बस कर दें, हम इसको सिर्फ हमने रिजुविनेट ही कर दिया, तो ये जब टाइट होती है तो ये ऊपर को अपनी ओरिजिनल में वापस को बहुत लिफ्ट हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरी क्या है, प्लास्टिक सर्जरी में भी यही करते हैं, वो इस प्लेन में इसको लिफ्ट करते हैं और यहाँ पे स्टिचेस दे देते हैं। ठीक है, तो जॉ लाइन कंटूरिंग कैन रिस्टोर द एंगल्स ऑफ द लोअर फेस। आपके जो लोअर फेस के एंगल्स हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, दिस कैन रिड्यूस जावलिंग। ये जो आपकी जावलिंग हो रही थी ये कम हो गई, ये बहुत बुरी लगती है। और एंड शेडोज एंड प्रोवाइड स्किन टाइटनिंग वाया वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट। और स्किन टाइटनिंग भी आप देख रहे हैं। फिलर्स लास्ट बिटवीन 2 to 4 years इन दिस एरिया। यहाँ पे फिलर्स जो है, जहाँ पे आपकी मूवमेंट ऊपर मसल की स्किन की कम हो वहां पे फिलर्स ज्यादा लास्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब हम यहाँ पे जरा पढ़ते हैं। यहाँ पे पीआरएफ या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हम यूज करते हैं अलोंग विद यूज अलोंग द मैंडिबुलर बॉर्डर। ठीक है, जब हमने फिलर्स पढ़ा था तो हमें पता था ये जो हमारा गोनियल एंगल है इससे हम इंजेक्शन शुरू करते हैं। ये पूरा मैंडिबल का बॉर्डर है। ठीक है, ये पूरा मैंडिबल का बॉर्डर है और हमने पूरे मैंडिबल के बॉर्डर के ऊपर जाके सुपरा पेरियोस्टल लेवल के ऊपर हमने फिलर्स करने होते हैं। कौन से फिलर यूज करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो क्या है बायोस्टिमुलेटर है। बायोस्टिमुलेटर से क्या मुराद होती है कि यहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। जब कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगी तो ये जो हमने नीचे ब्लैक्स में पढ़ा है ये क्या होगा, जावलिंग कम होगी, शेडोज कम होंगे, और स्किन टाइटनिंग होगी और वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट होगी। ये आपके सामने बिफोर एंड आफ्टर है। आप जरा दूर से कैमरा रख के ये अपना मोबाइल थोड़ा दूर करके एज का फर्क देखें। ये जो आपकी ये खातून कितने की लग रही है, 60s में, और जो आफ्टर वाली है वो 40s में। आप देखें लैक्सिटी ऑफ द स्किन से आपकी एज में कितना फर्क पता चलता है। इट एनहांसेस डेफिनेशन एंड लिफ्ट द जॉल्स। जावल्स और इसने जो है लिफ्ट किया और डेफिनेशन एनहेंस कर दी, आपकी जॉ लाइन नजर आना शुरू हो गई। ऑफन कंबाइंड विद हाइलुरोनिक एसिड फॉर शार्प एंगल्स। ठीक है, और कभी कोई आपको बहुत ही ज्यादा, जैसे किसी खातून की शादी है और वो इस कंडीशन में है, उसकी प्री मेच्योर एजिंग हुई है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो साथ में हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर भी यूज कर लेते हैं ताकि अभी इमीडिएट भी हमें एक शार्प एंगल नजर आए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये देखिए कि ये फिलर मैंने दिखाया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फिलर है। ये देखें इसके साथ ये जो आपको ये वाइट वाइट चौक सा पड़ा नजर आ रहा है, ये बोन मैट्रिक्स कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। ठीक है, तो ये देखें जरा, ये इसकी स्किन देखें किस तरह लैक्स हुई हुई है इस खातून की। जरा तस्वीर को देखें। अब आप यहाँ इसके जूम इन पे आ जाएं। जूम इन पे आप ये देखेंगे जो मैंडिबल थी उसके ऊपर आपको यहाँ पे लैग स्किन नजर आ रही थी ये। ठीक है, ये आपको लैग स्किन सारी नजर आ रही थी। अब जब हमने यहाँ पे ये सारा फिलर कर दिया तो फिलर रिजुविनेटिंग भी था और अपना भी तो उसका वॉल्यूम था, तो उससे ये सारी टाइटनिंग हो गई। और अब आप ये देखें कि पहले जो इस तरह से था पेशेंट का चेहरा, ठहरे मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ये ये जो आपके जावल्स और आपकी शेडोइंग और आपकी लैग स्किन, ये अब ऐसे हो गया, शार्प एंगल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये कौन से फिलर की ब्रांड है, ये जो मैंने आपको दिखाई है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। अच्छा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है इसको प्लास्टिक सर्जन भी जो होता है वो बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ऑर्थो वाले तो इनको काफी यूज करते हैं, लेकिन आपने जो है ऐसे ही ये खरीद के किसी वेंडर से उठ के करना नहीं शुरू करना है। एजुकेशन और चीज होती है और जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, ग्रुप में भी मैंने बताया है कि ये नहीं होता कि हम ऊपर नीचे करके कर लें। आपने, अगर आप नॉन डॉक्टर्स हैं तो आप फिलर्स परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए।
अच्छा जी, नेक पे आते हैं। थिन स्किन के लिए हम पीआरएफ जेल यूज करेंगे। पीआरएफ जेल ना दो चीजें करती है जो कि हर बायोस्टिमुलेटर यही करता है। एक तो ये देखे ना, एक हमने जेल की तो उसने इन लाइंस को फिल कर लिया। दूसरा वो बायोस्टिमुलेटरी भी है, उसने यहाँ पे कोलेजन के लेवल जो थे वो बढ़ाते से बढ़ाते 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 अल्टीमेटली जो है यहाँ पे और स्किन टाइट और रिवर्स पंत एजिंग तक जो है वो जो श्रिंक ना। किया। उसके बाद ये स्किन क्रेपीनेस और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि स्किन इलास्टिक होकर ढीली होगी, इलास्टिक का मतलब होता है टाइट हो गई है। 3 to 4 सेशंस आर रिकमेंडेड। अब ये देखें इसमें प्रोफाइलो यूज किया गया है। नीचे देखें बिफोर प्रोफाइलो ट्रीटमेंट। प्रोफाइलो क्या होता है? प्रोफाइलो हाइलुरोनिक एसिड होता है और कुछ भी नहीं होता। अब आप कहोगे फिलर भी तो है, मेरे पास फिलर पड़ा है। चलो, फिलर क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड है, प्रोफाइलो क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड नहीं है। ठीक है, जो बेटा भी पिछले डायग्राम करो। जो प्रोफाइलो है वो सिंपल हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है। अब आपने ये देखें जो नेक की लाइंस थी उनमें आपने प्रोफाइलो जो था वो इंजेक्ट किया एक सेशन के 4 हफ्ते के बाद। 4 हफ्ते बाद क्यों? क्योंकि आपको पता है फाइब्रोब्लास्ट जो रिक्रूट हुए हैं उन्होंने कोलेजन को सिक्रीट करना है 3 हफ्ते के बाद। तो पेशेंट से कहना है कि 3 हफ्ते के बाद आपको इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। पेशेंट 1 महीने बाद आपके क्लिनिक पे आया वापस, ये सेशन 1 का रिजल्ट था। और आपने उसको फिर एक और सेशन कर दिया क्योंकि अभी थोड़े से रेमिनेंट्स थे। ये देखें, ये देखें। ठीक है। तो आपने जब उसको एक और सेशन किया तो ये देखें 1 महीने बाद वो फिर आया तो आप ये देखें, नेक देखें, बिफोर देखें और आप जरा अब दो सिर्फ सेशंस का आप रिजल्ट देखें। अब आप मुझे बताएं बिफोर में एज क्या है और आफ्टर में एज क्या है। खास तौर से ये प्रॉब्लम किसको होता है? फेयर स्किन लोगों को। एक तो उनकी स्किन जो है वो यूवी रेजिस्टेंट ही कम होती है। आपको बताया गया था कि यूवी बी रेज जो है वो डार्कनिंग और यूवी ए रेज जो है वो फोटो एजिंग कॉज करते हैं। अब रेजिस्टेंस ही कम है तो फोटो एजिंग भी ज्यादा ज्यादा होगी। दूसरी बात ये होती है कि जो ये फेयर स्किन लोग हैं उनमें जब ये एजिंग हो भी जाती है, ये प्रोमिनेंट भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्लियर दिखती है। तो आप ये देख लें, इसकी एज बताएं मुझे। पहली वाली में आपको ये 70 की लग रही है और ये आफ्टर वन ट्रीटमेंट यू कैन से लाइक 60 और दूसरे ट्रीटमेंट के बाद 50। बहुत सारी आप लोग देखेंगे कि खवातीन जो है ये रिश्ता वगैरह प्रॉब्लम में भी जब वो लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है या रियल लाइफ में आप किसी से मिलते हैं आपको उसकी नेक पे इस तरह की लाइंस दिखती हैं, तो ये बहुत ही अजीब सा आपको फील होता है। यू फील है कि इसकी एज ज्यादा है या पता नहीं इसकी लैक स्किन है, ये बीमार है या कुछ है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी लुक्स हैं, उसमें इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। यहाँ पर हमने जो बायोस्टिमुलेटर जो बायोफिलर यूज किया वो प्रोफाइलो था। मैंने आपको बताया जरा इसके बेनिफिट्स इसकी अपनी ब्रांड के मुताबिक पढ़ते हैं। स्किन बूस्टर बेनिफिट्स प्रोफाइलो एंड जालो प्रो ट्रीटमेंट इज सुटेबल फॉर फेस नेक एंड हैंड्स। इट रिटर्न्स वॉल्यूम एंड फर्मनेस, हमने देख ली उसका। खातून में इम्प्रूव स्किन स्ट्रक्चर, ये भी हमने देख लिया। डीपली हाइड्रेट्स योर स्किन, ये भी हमने देख लिया। स्टिमुलेट्स 4 टाइप्स ऑफ कोलेजन ग्रोथ, मेजरली 1 and 2। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। प्रोफाइलो के 5 पॉइंट स्किन रिमॉडलिंग ये फेस के लिए है। इनोवेटिव अप्रोच है 5 पॉइंट स्किन रिमॉडलिंग में, और हाइड्रेशन स्टिमुलेशन है, रिमॉडलिंग एक्शन ऑफ कोलेजन इलास्टिन है। इम्प्रूव टिश्यू लेक्सिटी की जो ढीला हुआ हुआ था वो खत्म हो जाता है कम। और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं, क्यों? क्योंकि उसने बॉडी के अपने कोलेजन को बनवाया है। तो अपना जो कोलेजन है वो जब तक अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं करेगा, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक तो वो काम कर रहा है ना। फिलर तो बस 4 महीने रहता है। ये आप ये खातून के चेहरे में बिफोर एंड आफ्टर नीचे देख लें। ठीक है, कितना फर्क पड़ गया, 5 साल का कम से कम फर्क पड़ गया इसके चेहरे पे। ये प्रोफाइलो है, ट्रीटमेंट टेक्निक, बायोसेटिक पॉइंट्स। अच्छा, ये जो है मैंने आपको इतना क्लियर नहीं नजर आया, ये प्रोफाइलो का डब्बा है, ये पाकिस्तान में आराम से मिल जाता है। इस पे आप नीचे देखें हाइलुरोनिक एसिड लिखा नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई जूनियर आपके क्लिनिक आके कहे कि सर इधर आप फिलर ही कर दें, तो फिलर और बहुत डिफरेंट चीज है और प्रोफाइलो बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है। दोनों में होता तो हाइलुरोनिक एसिड ही है और लाइडोकेन ही है। लाइडोकेन क्यों डाली जाती है? ताकि पेन ना हो। जितना ज्यादा कोई फिलर डीप होता है उसमें उतनी ज्यादा परसेंटेज होती है लाइडोकेन की। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हैंड रिजुविनेशन का पेशेंट अभी हमने परसों एक स्टूडेंट ने अपने क्लिनिक पे देखा है। वॉल्यूम लॉस, विजिबल टेंडन्स, वेन्स, ये जिन लोगों को होता है उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। खासतौर से खवातीन को हैंड ज्वेलरी नहीं पहन सकते और हर वक्त चबाती फिरती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या पीआरएफ जेलीज
इन द डोर्सल फैट पैड में हमने डाल दिया, इमीडिएट और डिलेड इंप्रूवमेंट्स आती हैं। देखो कुछ होती है इमीडिएट और कुछ होती है डिलेड। अब ये जो पेशेंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो बिफोर एंड आफ्टर बड़ा सा हाथ दिखा हुआ है, ये इसकी इमीडिएट प्लस डिलेड दोनों है। ठीक है, इमीडिएट प्लस डिलेड दोनों चेंजेस है। इसमें कितना आपको एज का फर्क दिख रहा है? काफी ज्यादा। ठीक है, और पिगमेंटेशन वगैरह में भी, क्योंकि रिजुविनेशन उसने पूरे तरीके से करनी है ना, उसने सिर्फ वॉल्यूम तो नहीं करना, खाली वॉल्यूम होता तो हम यहाँ फिलर कर देते। इट मेक्स योर हैंड्स लुक यंगर, स्किन मॉइस्चराइजिंग करता है, वॉल्यूम लॉस रिस्टोरेशन करता है, फाइन रिंकल रिडक्शन करता है, स्किन इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, स्किन टोन की इंप्रूवमेंट करता है, पिगमेंटेशन रिमूव करता है, और ऑलमोस्ट इनविजिबल जो है वेन्स को कर देता है। ये देख लें, ये सारी बातें सच थी जो इसके क्लेम्स थे। आपके सामने ये बिफोर एंड आफ्टर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इससे भी आपकी एजिंग बहुत रिवर्स होती है। एक्नी स्कार रिविजन के लिए भी कुछ लोग फिलर पकड़ के एक्नी स्कार्स में चेक कर रहे होते हैं। आपने फिलर्स नहीं यूज करने, आपने बायो फिलर्स यूज करने हैं। इसमें हम पीआरएफ, माइक्रोनीडलिंग और सब्सिजन। देखिए एट्रोफिक जो स्कार्स होते हैं, एट्रोफिक स्कार्स वो होते हैं कि जिसमें वो स्किन से आप समझे कि वॉल्यूम बल्कि लॉस हुआ है। हाइपरट्रोफिक स्कार जो कीलॉइड की तरह जो ऊपर उभरे हुए बड़े हुए होते हैं। ये जो एट्रोफिक स्कार है, इसमें CO2 फ्रैक्शन लेजर को लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में CO2 फ्रैक्शन से ज्यादा माइक्रोनीडलिंग के बेनिफिट्स देखे हैं। सब्सिजन को भी लोग बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन मैंने माइक्रो नीडलिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखे हैं। तो जो इसमें एक्नी स्कार रिविजन के लिए हम कौन सा बायोफिलर यूज करेंगे? पीआरएफ। साथ में हम माइक्रो नीडलिंग कर दें और सब्सिजन कर दें या दोनों कर दें, तो आपको पता है सेटिक्स 1+1 इज इक्वल टू 111 times result, stimulates dermal remodeling and particularly effective for rolling scars. Rolling scars वो scars होते हैं जिनके margins defined नहीं होते। जिनके margins defined होते हैं वो होते हैं box scars, और जो बहुत ही बारीक और डीप होते हैं वो होते हैं ice pick scar। अब इस खातून के चेहरे के ऊपर हम rolling scars को जरा हाईलाइट करते हैं। ये जिसका मार्जिन डिफाइंड है, ये कौन सा है? ये है बॉक्स कार। ये भी देखो मार्जिन डिफाइंड है, ये भी बॉक्स कार है। ठीक है, और इसको हम रोलिंग स्कार कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये रोलिंग स्कार। अच्छा जी, अब आप इसका आफ्टर देखें। अब पेशेंट आपके पास ये वाली तस्वीर लेके आता है। पहली बात तो ये कि पहले सेशन का जो रिजल्ट होता है, वो 3 हफ्ते से पहले किसी रिजल्ट को हम मानते ही नहीं है। उसे मैंने ग्रुप में भी पिक्चर शेयर की थी, पेशेंट का 1 या 2 हफ्ते बाद का रिजल्ट था। अभी उसके 3 हफ्ते पूरे नहीं हुए। पेशेंट जो है वो आपको हर वक्त तंग करेगा, पिक्चर भेजेगा, आप कहेंगे हाँ हाँ अपने इन्फेक्शन और इस तरह की चीजों को जरूर देखना है, वो आपका फर्ज है। लेकिन पेशेंट्स के जो स्कार की रिवीजन है, उसके लिए उसे कहें कि 3 वीक से पहले हम इस पे कमेंट ही नहीं कर सकते, रिजल्ट आता ही 3 हफ्ते बाद है। पेशेंट ये पिक्चर दिखाएगा कि इस पेशेंट ने जी पीआरएफ और माइक्रोनीडलिंग और सब्सिजन कराई और मैं आपसे करा के क्या, तो मेरा आप ये मल्टीपल सेशंस के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये रिजल्ट्स रियल हैं और मल्टीपल सेशंस के हैं। ठीक है, और इस पेशेंट ने सिर्फ ये प्रोसीजर नहीं कराया, पीआरएफ माइक्रोनीडलिंग और सब्सिजन, इसने जो है आफ्टर केयर भी जो इसको 2% HA सीरम एडवाइस किया गया होगा, या जो इसने सन ब्लॉक्स होंगी, या जो इसने ओरल सप्लीमेंटेशन, वो सारा कुछ साथ में ला के है। ठीक है, ये मल्टीपल, एक मैं आपको लाइन हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, मल्टीपल ट्रीटमेंट और मल्टीपल थेरेपीज। मल्टीपल सेशन है, मल्टीपल थेरेपीज की बहुत सारी चीजें की जाती हैं और बार बार सेशन के सेशन किए जाते हैं, फिर ये वाले रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जी डिफरेंट स्कार्स हैं। ये 3 मंथ पोस्ट ट्रीटमेंट, यानी ये खातून 3 मंथ रेगुलर आके करवाती रही है ट्रीटमेंट। हमारे पाकिस्तान में हो तो वो कहेगी मुझे एक सेशन में ये करके दो, और पैसे भी मुझसे लो 2,000। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मुझे लगता है TCA पील भी कराई। अब आपने हेयर फिलर का बड़ा नाम सुना होगा, आपको समझ नहीं आता होगा ये हेयर फिलर क्या है, मुझे भी नहीं आता था। बायो फिलर्स इन हेयर रिस्टोरेशन इंजेक्टेड द स्कैल्प टू स्टिमुलेट द फॉलिकल्स। हमें पता है स्टिमुलेशन कैसे होनी है, फाइब्रोब्लास्ट ने आना है, ये होना है वो होना है। इंक्रीजेस वास्कुलैरिटी, ब्लड वेसल्स ही इंक्रीज कर दी तो ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज्यादा न्यूट्रिशन आएगी, ज्यादा जो है मिलेगी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमारे जो हेयर फॉलिकल स्टेम सेल्स हैं। एंड एक्सटेंड्स ग्रोथ फेज। हमने जब हेयर पढ़ा है तो इसमें 4 इसके फेजेस होते हैं। तो जो एनाजिन फेज है वो फुल ग्रोथ का फेज होता है, और टीलोजिन जो होता है वो आपकी शेडिंग ऑफ और आपकी सेल डेथ का बेसिकली शेडिंग ऑफ का फेज होता है। ठीक है, इसमें जो एनर्जिन फेज होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। हेयर साइकिल जो होता है उसके अंदर जो आपके इन्वायरमेंटल और आपकी बॉडी के स्ट्रेसर्स हैं उनके मुताबिक
हर जो फेज है उसका वो प्रोलॉन्ग करता है या वो श्रिंक कर सकता है। तो ये जो वास्कुलैरिटी बढ़ा दी हमने बायो स्टिमुलेशन के थ्रू, इससे हुआ ये कि हमारा जो ग्रोथ फेज था, जो एनर्जिन फेज था, वो हमारा एक्सटेंड हो गया। ठीक है। और इसमें आप मंथली सेशंस भी ले, मंथली सेशंस है इंटू 3 या 6। अच्छा, इसमें हमारे मुल्क में अफोर्डेबिलिटी के ऊपर चीज चली जाती है, उसके लिए आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप एक जो है उसको ये वाला, जैसे कि हेयर ब्लू में हेयर फिलर है, ये कर दें और उसे कहें कि आपने हर 3 हफ्ते बाद या हर महीने पीआरपी भी रिपीट करनी है। वह, और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो करवाता रहे, कोई इशू नहीं। मंथली सेशन इंटू 3 to 6 टाइम, सॉरी मैं ये लाइन मुझे समझ नहीं पाती, यानी कि 3 महीने लगातार या 6 महीने लगातार। और अगर यानी कि हर महीने में एक दफा, और इस तरह हर महीने की एकम तारीख को कराया तो 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है। इस तरह से जब भी पेशेंट आए उसी तारीख को अगले महीने कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। लेकिन पेशेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक ये करवा लें, उसके बाद पीआरपी तो कम से कम मंथली मेंटेनेंस पे करवाते रहें। While most treatment suggest results, a patient can look forward to hair bloom hair filler delivers result just in 12 weeks, यानी कि 3 मंथ्स। तो हेयर जो साइकिल होता है वो हमारा होता भी 3 मंथ्स का है, तो रिजल्ट हमें नजर भी 3 मंथ्स में आएंगे। ठीक है। ये एक फिलर है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, हेयर फिलर के नाम से। स्कैल्प में इंजेक्ट करना, जैसे पीआरपी करते हैं। हेयर फॉलिकल की रूट कहाँ पड़ी होती है? लोअर डर्मिस में पड़ी होती है। कम से कम आपने 4 mm नीचे जाना है, फिर आपका कोई रिजल्ट आने लगे हैं। ठीक है। वरना आपकी स्कैल्प हेल्थ इंप्रूव होगी ओवरऑल, लेकिन आपके हेयर के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम कौन सी नीडल यूज करते हैं? 4 mm की, ताकि हम उसको 90 पे रख के भी काम करें तो ना हम टू डीप जाएं और ना हम टू सुपरफिशियल रहें। नेक्स्ट स्लाइड। ये हेयर फिलर के रिजल्ट है। अच्छा, ये नीचे जो है देखो, डे 15 तक उसने जो है वो आपको बेबी हेयर ग्रोथ आपके स्कैल्प के ऊपर हाथ लगाने से फील होती है। यहाँ पे ऊपर से हम पढ़ना शुरू करते हैं हेयर फिलर का। इस खातून का आपको लग रहा होगा कि बिफोर एंड आफ्टर सेम है, लेकिन आप इसकी देखें, जो इसकी ये पार्टीशन है, इसमें आप ब्रेड देखें उसकी कम हुई है, डेंसिटी इंक्रीज हुई है। हेयर फिलर इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ hyaluronic एसिड एंड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। पेप्टाइड होते हैं वो जब इंजेक्ट होते हैं तो वो अंदर जाके प्रोटीन्स बना लेते हैं। द पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स रिप्लेस द ग्रोथ फैक्टर्स, एक्टिवेटिंग बायो रिएक्शन। ठीक है। The incredible cocktail of ingredients target multiple hair problems. हाइलुरोनिक एसिड का आपको पता है वो क्या काम करता है। अब आपने पेप्टाइड्स का भी देख लिया क्या काम वो करते हैं, और दोनों मिल के जो है काम करेंगे तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, और आपके सामने है। इस एज में, इस खातून की एज देखें, इस एज में भी इसको इतना फर्क पड़ा है। आप ये देखें, हेयर फिलर या पीआरपी, पेशेंट ये कहेगा जो पीआरपी होता है, uses your own blood to stimulate natural hair regrowth and strengthen follicle, ideal for early stage hair loss। देखो, ये आइडियल फॉर अर्ली स्टेज हेयर लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उर्दू में आप अपने पाकिस्तानी जो लोकल पेशेंट है उसको कहेंगे कि हम बाल रोकने से बचाने में, आपकी जो पीआरपी है, बाल गिर रहे हैं तो उसको वो रोक देगी। ठीक है। अब देखो, हेयर फिलर इज अ पावरफुल पेप्टाइड ट्रीटमेंट दैट बूस्ट स्कैल्प हेल्थ, थिकनेस, थिकन्स हेयर एंड प्रिवेंट्स थिनिंग, प्रोटेक्टेड फॉर टारगेटेड रिजुविनेशन। अब इसने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हेल्प हेल्प जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस का पेशेंट है, उसको भी इम्प्रूवमेंट आएगी इससे। और हेयर थिनिंग हुई हुई है, उसको भी इम्प्रूवमेंट आएगी। प्रिवेंट्स फर्दर थिनिंग, थिनिंग पे थिनिंग हुई जा रही है तो थिनिंग को रोकेगा, बल्कि थिकनिंग कॉज करेगा, गर्थ इंक्रीज करेगा बाल की। एंड इट इज परफेक्ट फॉर टारगेटेड रिजुविनेशन। हमारा जो एक स्पेसिफिक कंसर्न है उसको ये जाके टारगेट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसला है स्ट्रेच मार्क्स वाला। डर्मल स्टिमुलेशन है इसमें फॉर कोलेजन रिपेयर, और वर्क्स वेल विद आरएफ या माइक्रोनीडलिंग। आरएफ को मैं यूज करना सिर्फ आपको तब कहूंगी जब आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं। ठीक है। माइक्रोनीडलिंग से करें, आपका जो भी सेटअप है, जहाँ भी है, जितना फार फ्लंग एरिया कुछ भी है, माइक्रो नीडलिंग आप जरूर करें। इनहांसेस टेक्सचर एंड कलर, ये ज्यादातर जो ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं या जो पोस्टमार्टम फीमेल्स आती हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बायो स्टिमुलेटर फिलर में बिफोर देखें और आफ्टर देखें। जाहिर है कोई चीज इंजेक्ट करोगे तो एक दफा तो वक्ती तौर से तो आपको ये वॉल्यूम तो आता है, लेकिन ये यहाँ पे देखो उसमें जो होता है ना हमारे स्ट्रेच मार्क्स, उसमें पिगमेंटेशन का मसला भी होता है।
उसके अंदर ये लॉस ऑफ वॉल्यूम का मसला भी होता है, उसके अंदर कोलेजन लेवल्स ऑफ कोर्स कम हो जाते हैं, वो भी उसने देखना आता है। ये नीचे देखें, स्ट्रेच मार्क रिमूवल लेजर भी साथ इसने किया है। ये कौन सी लेजर होती है? CO2 फ्रैक्शन लेजर। बिफोर देखें और आफ्टर देखें, ये जो सीधी सीधी ऑरेंज लाइंस आ रही हैं, ये क्या है? ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ रही हैं, एक पूरी बीम नहीं आ रही, ठीक है। तो बायोफिलर्स आपके जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसके लिए आप साथ माइक्रो नीडलिंग या RF माइक्रो नीडलिंग करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर आप ना भी करें तो भी रिजल्ट कुछ ना कुछ आते हैं। और ये देखिए नीचे जो लिखा हुआ है कि लेजर भी साथ यूज कर सकते हैं जिसमें CO2 फ्रैक्शन लेजर है। और टेक्सचर और कलर दोनों को इम्प्रूव कराता है, यानी कि टेक्सचर भी स्मूथ हो जाएगा, ये श्रिंक भी करेंगे आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, और कलर भी उनका सही होएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये है जी मोरफिस 8 का ट्रीटमेंट है। बिफोर एंड आफ्टर रियलिस्टिक रिजल्ट्स हमने यूज किए हैं, हमने एडिट और मॉफ्ड इमेजेस यूज नहीं किए। यहाँ पे आप बिफोर देखें स्ट्रेच मार्क्स में, और आफ्टर देखें। लाइटिंग का थोड़ा सा फर्क है, आफ्टर में थोड़ा सा डार्क है। लेकिन आप बिफोर और आफ्टर में जरा गौर करें तो आपको फर्क काफी वाजिया नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है। जब हम क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर हमें सिर्फ एक चीजें नहीं करता, काफी चीजें करता है, और आपको जितनी ज्यादा कॉम्बिनेशन आप भी करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स आप पेशेंट को दे देंगे। हाइलुरोनिक एसिड के साथ हम करते हैं हाइब्रिड इफेक्ट्स के लिए एनर्जी डिवाइसेस, RF के साथ या लेजर के साथ भी। इम्प्रूव करता है एफिकेसी और रिड्यूस करता है डाउन टाइम। अब ये डाउन टाइम क्या है? हर पेशेंट आपसे आके कहेगा कि ये जो है डाउन टाइम क्या है, डाउन टाइम क्या है, मेरा कितना इस प्रोसीजर का कितना डाउन टाइम है। तो in dermatology or aesthetics, downtime refers to the recovery period after a cosmetic procedure during which a patient may experience visible side effects or limitations in daily activities. रिकवरी पीरियड किसी भी प्रोसीजर का 3 हफ्ते से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मुराद है वो ये है कि जिस वक्त आपके ऐसे विजिबल साइड इफेक्ट्स हो, स्वेलिंग हो या कुछ ऐसा इशू हो, लिमिटेशन हो, डेली ऊपर स्कारिंग हो रही है, कुछ इस तरह से है, तो जो चीज के लिए आपको अपने वर्क प्लेस से ऑफ लेके घर पे ही रहना पड़े, वो डाउन टाइम यहाँ पे इससे ये मुराद ली जाती है। एक सोशल डाउन टाइम है, पेशेंट में लुक ऑफ और रेड बट कैन फंक्शन नॉर्मली। और मेडिकल डाउन टाइम होता है मस्ट अवॉइड क्रीम्स और एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल सन, एक्सेस एक्सरसाइज और मेकअप। यानी कि हम उसको कहेंगे कि आपने ना 24 घंटे तक सन, एक्सरसाइज, मेकअप अवॉइड करना है, लेकिन आपका जो चेहरा है वो थोड़ा बहुत स्वॉलन और रेड रहेगा। लेकिन उसमें यह है कि आप ऊपर सनब्लॉक लगा सकते हो, आप फ्यूसिडिन लगा के सनब्लॉक लगा सकते हो, मेकअप कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते, अपनी एक्टिविटीज पे तो रिटर्न हो जाओगे, लेकिन कॉस्मेटिकली आप जो है अभी 100% ठीक नहीं होगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में हम हाइलुरोनिक एसिड के साथ बहुत ज्यादा कंबाइन करते हैं इसको, और साथ में लेजर्स, RF वगैरह यूज करते हैं बायोफिलर्स के साथ। तो इससे हमारा एफिकेसी इंप्रूव होती है। 1+1=11 काफी दफा बता चुकी हूँ, और डाउन टाइम कम होगा, यानी कि जो पेशेंट का रेस्टिंग टाइम है जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज उसकी लिमिट हो गई है, जिसमें उसकी लुक्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, वो हमारी कम से कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। पेशेंट सिलेक्शन में आइडियल है अर्ली एजिंग साइंस के लिए। लेट एजिंग जो होती है ना उसके लिए ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी रिकमेंडेड है। एक्ने स्कार्स के लिए हमने देखे हैं, और वॉल्यूम लॉस के लिए हमने देखा, जैसे चीक वॉल्यूम की मिसाल दी है, वो ये किस चीज की है पेशेंट सिलेक्शन? बायोफिलर्स के। और अवॉइड एक्टिव इन्फेक्शंस, इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड कोगुलेशन। जिन पेशेंट को कोगुलेशन डिसऑर्डर है, आप उसका फिलर के लिए सैंपल निकालते हो, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, आप क्या करोगे? जिनको एक्टिव इन्फेक्शन चल रही है आप उसको कैसे कर सकते हो? ठीक है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज चल रही है उसके अंदर आप अवॉइड करोगे, उसके इम्यून रिएक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें आप इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराओगे मतलब। लेकिन उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कभी फ्लेयर करते हैं कभी किस तरह से, तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन आप उसमें अवॉइड करें अगर वो फ्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन में एब्सोलूट तो सेप्सिस, सेप्सिस का पेशेंट वैसे ही ICU में पड़ा होता है, उसमें तो आप कर ही नहीं सकते। कैंसर उसको वैसे ही अपनी होता है इशू। और लेकिन पेशेंट कैंसर की आके ये जरूर कहती हैं कि हमारे बालों में ये हेयर फिलर कर दें ताकि हमारे बाल आ जाएं, तो आपने उसको एजुकेट करना है। एक्टिव हर्पीज में तो आप हाइड्रा फेशियल नहीं कर सकते, तो ये आपने किधर से करने। रिलेटिव में प्रेगनेंसी और कीलॉइडल हिस्ट्री है। कीलॉइडल हिस्ट्री में आपको पता ही है कि उसका ऊपर कोई टैग बन गया, कोई कीलॉइड बन गया, तो आप उसका क्या करते फिरेंगे? और प्रेगनेंसी में तो आप छेड़े ही ना पेशेंट को। पेशेंट डाउन सिंड्रोम का इल्जाम आपके बायोफिलर पे आ जाना है। ऑटोलोगस फिलर्स है प्योर रिस्ट्रिक्शन, तो ऑटोलोगस की इतनी कोई खास रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बल्कि है ही नहीं है।
तो लेकिन जाहिर है सेप्सिस और ये इन चीज़ों में तो वो नहीं होंगे, जो एब्सोलूट है वो तो उसके लिए भी है। तो लेकिन ये है कि उसके फिर रिजल्ट्स इनहेंस भी तो उसके साथ मिला के होते हैं ना, जो हमारे सिंथेटिक चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्सेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये आप कॉन्सेंट जो है बायोफिलर का स्पेशली आप डाउनलोड कर लें इंटरनेट से। ये वाला जूम इन होके सही होता है, तो इसी को डाउनलोड कर लें। इन्फॉर्म कंसेंट इज रिक्वायर्ड। इन्फॉर्म में अब पेशेंट को तो पता ही नहीं बायोफिलर क्या होता है, वो तो आया था कि मैं मेरी गालें पिचक गई हैं। आपने उसको एजुकेट करना है और आपने ही उसको सारा इन्फॉर्म करना है और फिर उसका कंसेंट लेना है। फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन बिफोर एंड आफ्टर लेना आपकी जिम्मेदारी है। और ऑलवेज एक्सप्लेन ग्रेजुअल रिजल्ट टाइमलाइन। अगर आप खुद ही एक्सप्लेन नहीं करोगे, उसको फॉल्स होप दोगे कि ये मैं तुम्हारा करने लगा हूँ जादू से ये हो जाएगा, तो गलती आपकी अपनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपने। बायोफिलिक प्रिपरेशन प्रोटोकॉल में, हाँ ये हमने पीछे पढ़ा था कि हम पीआरपी से इंजेक्टेबल पीआरएफ जेल कैसे बनाते हैं, लेकिन ये हमने वहाँ डायग्राम में समझ लिया था, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आप इधर भी देख लें। ब्लड लिया, सेंट्रीफ्यूज किया, प्लाज्मा या जो पीआरएफ था उसको कलेक्ट किया, उसकी थर्मल इंक्यूबेशन की, इंक्यूबेटर में करनी है, लाइटर लगा के उसके ऊपर या बंसन बर्नर के ऊपर नहीं करना, शुरू हो जानी। इंजेक्टेबल पीआरएफ जेल बन जाती है। आपको पता है 70 डिग्री पे करना होता था हमने। 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने इस जेल को यूज कर लेना है। आपका पेशेंट पेन फ्री हो, रेडी हो और उसकी स्किन क्लीन आपने की हुई हो। 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये पूरी पीआरएफ जेल आपने इंजेक्ट कर लेनी है। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, एसेप्सिस रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपको कोई जूम की स्लाइड या कोई आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती। ये आपने जो पूरी आपकी हाउस जॉब है, सब कुछ है उसमें ये आपके रिफ्लेक्सेस बने होते हैं। जो लोग इस चीज को नहीं समझते वो इन चीजों को अवॉइड ही करें। नेक्स्ट स्लाइड। इंजेक्शन टेक्निक्स ओवरव्यू। नीडल जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, कंट्रोल वॉल्यूम देखें, आपकी कैलिब्रेशन पे नजर होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हमने लिमिटेड वॉल्यूम देना है, जैसे आपका राइट और लेफ्ट लिप है, मतलब लिप का राइट और लेफ्ट पार्ट है, एक तरफ आपने 0.3 दे दिया और एक तरफ आपने 0.5 दे दिया, आपने ख्याल नहीं किया। आप बताओ आपको कैसा लगेगा, आपका होंठ एक साइड से मोटा और एक साइड से पतला हो। तो नीडल हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमने बहुत ही कंट्रोल प्रिसाइज वॉल्यूम देना हो, छोटी सी जगह में बहुत ही कंट्रोल वॉल्यूम देना हो। ठीक है, अक्सर राइट लेफ्ट एसिमेट्री को जब हमने मेंटेन करना है। कैन्यूला जो होता है लार्ज एरियाज के लिए यूज करते हैं, लेस ट्रॉमा, जैसे हम जो सुपरा पेरियोस्टल जाके इसमें टीयर ट्रफ के लिए करते हैं, वहां पे एक तो वो एरिया लार्ज है, ऊपर से वहां पे हम ट्रॉमा अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं, डेंजर एरिया ऑफ द फेस है, तो वहां पे हम कैनुला यूज करते हैं। टैप जो होती है सब डर्मल टू सुपरा पेरियोस्टियल, ये कुछ लोग सवाल करते हैं कि सुपरफिशियल देना है कि डीप देना है। तो सब डर्मल और सुपरा पेरियोस्टियल का आइडिया सिर्फ मेडिकल ग्रेजुएट्स को ही हो सकता है, यानी कि बोन के ऊपर या स्किन के नीचे। अब मसल के अंदर तो जाहिर सी बात है कभी भी हम इंजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। लेकिन ये जो पीआरएफ होती है ना, ये मसल या टेंडन में उसकी रिपेयर के लिए यूज होती है। ठीक है, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स वाले करते हैं। एरिया स्पेसिफिक इंजेक्शन डेप्थ पे जो मिड फेस में आपने सबकट में प्लेन में रहना है, टीयर ट्रफ में सुप्रा पेरियोस्टियल, कहने को टीयर ट्रफ एक सुपरफिशियल इशू दिखते हैं, मगर सुपर देना है इसमें डीप है, फिलर देना बायो फिलर देना है। ठीक है, जॉ लाइन में डीप डर्मिस या अबव द बोन दोनों दिए जा सकते हैं, सुप्रा पेरियोस्टियल भी और डीप डर्मिस में भी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सुप्रा पेरियोस्टियल की भी हमने पिक्चर देखी है। वॉल्यूम गाइडलाइंस हैं, चीक्स में 1 to 2 ml पर साइड दें विच इज इनफ। लेकिन जो एबनॉर्मल जो हाइपर रियलिस्टिक ये जो चीजें होती हैं जो मीडिया वाले लोग करते हैं, जैसे निदा यासर, उसका कम से कम 5 ml है, उसके चीक्स पे लगता है बॉल्स पड़ी हैं। तो टीयर ट्रफ में कम से कम 0.5 ml पर साइड दें। हमने एमईआईस का पढ़ा था, 1 ml पर साइड भी दे सकते हैं, 1.5 ml भी। हैंड्स में 1 to 1.5 ml पर हैंड, जो एक हम पॉइंट पे इंजेक्ट करते हैं पूरे हाथ पे ग्रेड बना के, उसमें 0.1 ml तक करते हैं तकरीबन। नेक्स्ट स्लाइड। या 0.05 ml भी कर सकते हैं। सेशन में हमने देखे थे नेक वगैरह पे भी हमने देखे, हर महीने बाद 4 to 6 वीक्स लेटर हम एक सेशन किया, यकम तारीख को, अगले महीने की यकम को उसको दोबारा बुला लिया। पेशेंट जरा लेट भी हो गया तो 1.5 महीने के अंदर अंदर उसको कहना है कि 6 हफ्ते से पहले पहले तुम्हारा दूसरा सेशन होगा, 1 महीने के बाद और 6 हफ्ते से पहले पहले। मेंटेनेंस, अब उसको मेंटेनेंस का कि बस इनिशियल सेशन और बूस्टर किया, नहीं, बूस्टर उसको लगता रहेगा। यानी कि बूस्टर से मुराद ये नहीं कि कोई और चीज आके लग गई है, जैसे कि उसने प्रोफाइलो कराया नेक में,
उसको रिजल्ट अभी और चाहिए चाहिए चाहिए। जब तक उसको फाइनल रिजल्ट जो उसको चाहिए तब तक नहीं मिल जाता, तब तक हम उसका एवरी 4 to 6 वीक्स बूस्टर करते। बूस्टर क्या है? वही प्रोफाइलो है। बूस्टर हम इस टेक्निक को बोल रहे हैं कि पहले सेशन के बाद जो हम सेशन पे सेशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट लाने के लिए। अब उसका एक रिजल्ट आ गया जो उसको पसंद था, अब उसने हर 6 से 12 महीने बाद आके दोबारा प्रोफाइलो करवाना। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। एक्सपेक्टेड में सटल इंप्रूवमेंट्स 1 से 2 हफ्ते में पेशेंट को कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन पेशेंट से कहेंगे 4 हफ्ते से पहले आप हमें रिजल्ट्स की तो बात ही ना करें। इन्फेक्शन वगैरह है, कोई पेन है, स्वेलिंग है, अरिथीमा है, एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, उसके ऊपर जरूर हाँ पेशेंट से कम्युनिकेशन मैंने पिक्चर देखते रहे, लेकिन इम्प्रूवमेंट और उसकी तो बात ही ना करें ना 4 हफ्ते से पहले। 4 से 8 हफ्ते में रिजल्ट आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म कोलेजन सपोर्ट चाहिए साथ पेशेंट को। ठीक है, कैसे चाहिए? आईवी ड्रिप्स कोलेजन की, और जो है ओरल सप्लीमेंट्स भी साथ चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास कुछ केसेस आगे। 35 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसने मिड फेज पीआरएफ जेल कराई। आपने उसका प्रोसीजर करने से पहले की पिक्चर्स लिए, और फिर आपने 8वें हफ्ते उसके पिक्चर्स लिए 2 महीने बाद। विजिबल इंप्रूवमेंट्स आई थी, उसकी कंटोर तो हुई हुई थी आपने जब इंजेक्शन किया था जेल को, लेकिन उसकी स्किन में ग्लो रेडियंस भी बढ़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। 28 ईयर ओल्ड मेल आया स्कार्स के साथ। उसका जो ट्रीटमेंट था वो आपने पीआरएफ किया और माइक्रोनीडलिंग के 3 सेशंस किए। माइक्रोनीडलिंग के हर सेशन में कम से कम जो गैप होता है वो 3 हफ्ते होता है, लेकिन पीआरएफ के साथ मिला के कर रहे हैं तो वही 4 से 6 हफ्ते वाला गैप रखें। ठीक है, उसकी डेप्थ में भी इम्प्रूवमेंट आई, पिगमेंटेशन में भी आई, टेक्सचर में भी आई। ठीक है, यानी कि डीप से शैलो हो गए उसके स्कार्स। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए सेशंस के बारे में हर जगह एडवर्स इफेक्ट्स भी तो कुछ हो सकते हैं ना बायोफिलर्स के। देखिए, ब्रूजिंग, आपको आउटर हाफ ऑफ द ऑर्बिट पता है बहुत ज्यादा क्या होता है, वास्कुलर होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें छोटी छोटी वेसल्स होती हैं और सुपरफिशियल भी बहुत होती हैं, और बहुत ज्यादा होती हैं। कोई ना कोई तो रप्चर होगी सही इन नीडल से, तो ब्रूजिंग हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। पेशेंट को पहले ही इन्फॉर्म करें, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका प्रोसीजर खराब हुआ है। रेयर में जो लम्प्स और इन्फेक्शन है, ये डॉक्टर की गलती है और डेप्थ की गलती है। पेशेंट की अपनी कंडीशन है कोई रेयर, उस वजह से भी हो सकती है। और मैनेजमेंट में आप मसाज और हाइलुरोनिडेज, अगर हाइलुरोनिक एसिड साथ मिक्स किया है पीआरएफ के तो हाइलुरोनिडेज देंगे। अगर उसका कोई लम्ब बन गया है, स्टीरॉइड्स देते हैं। अम, और मसाज टेक्निक्स हैं, हॉट कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन, ये चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हिस्टोलॉजिकल बायोप्सी शोज इंक्रीज कोलेजन वास्कुलैरिटी। ऐसे लोग जिन्होंने पीआरएफ कराई और ऐसे लोग जिन्होंने पीआरएफ नहीं कराई, उन दोनों की हमने स्किन से सैंपल लिए और उसकी बायोप्सी की। तो जिसने करवाई थी उसके उसमें कोलेजन के लेवल ज्यादा थे और वास्कुलैरिटी भी ज्यादा थी, ब्लड वेसल्स भी, चैनल्स भी ज्यादा बने पड़े थे। पीआरएफ जोन्स वर रिचर इन फाइब्रोब्लास्ट और न्यूवास्कुलर, और फाइब्रोब्लास्ट भी ज्यादा थे और न्यूवास्कुलराइजेशन भी हुई थी। ठीक है, तो कितनी जबरदस्त बात। नेक्स्ट स्लाइड। पीआरएफ जोन से क्या मुराद है? अगर पीआरएफ मैंने करवाई है अपने स्कैल्प की, तो मैं अपनी बायोप्सी का सैंपल अपनी लेग से तो नहीं दूंगी ना, जिस जोन में मैंने पीआरएफ करवाया वहीं से सैंपल देंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। स्किन ऑफ कलर कंसिडरेशन में सेफ फॉर ऑल फिट्स पैट्रिक टाइप्स। हम कौन सी टाइप है? 4 टाइप है। मिनिमल रिस्क है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का, 4 वालों को ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन सन ब्लॉक यानी कि हमें पढ़ लिया हमने यहाँ पे मिनिमल रिस्क है तो सन ब्लॉक यूज ही नहीं करना। जेंटल कोलेजन इंडक्शन इज प्रेफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन में पेशेंट प्रिवेसी लेबलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक के साथ दूसरे का, मैंने ये भी कुछ क्लिनिक्स में जहाँ ज्यादा रश होता है ना, वहाँ मिक्सिंग भी तो देखी है। यूज ओनली एफडीए, एफडीए सी का मुझे आइडिया नहीं क्या है। क्लियर डिवाइसेस फॉर प्रिपरेशन और एथिकल यूज ऑफ ऑटोलोगस थेरेपीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। एथिकल यूज क्या है? ये कुछ लोग जो हैं उसको मिस यूज करते हैं, सारे डॉक्टर्स उनको करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी क्या मिस यूज है। फ्यूचर ऑफ बायोफिलर्स में इंजेक्टेबल एक्सोसोम्स ऑलरेडी हो रहे हैं।
स्टेम सेल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जेल्स ऑलरेडी हो रही हैं। ऑन डिमांड टिश्यू इंजीनियरिंग, ये इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, समरी में आ जाते हैं। अच्छा जी, बायोफिलर स्टिमुलेट लॉन्ग टर्म कोलेजन एंड रिजुविनेशन। हमें पता है इस बात का कि सिर्फ उसने ये नहीं किया कि वॉल्यूम फिल कर दिया, उसने आगे भी जो है काम करता रहा, कोलेजन बढ़ता रहा, स्किन में बिल्ड होता रहा, रिजुविनेशन जो थी होती रही। सेफ इफेक्टिव ऑटोलोगस ऑप्शन है, एलर्जी का, हाइपर सेंसिटिविटी का रिस्क कम है। रिक्वायर एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिसीजन, ये कल भी जो सवाल था कि ऊपर ऊपर देना है कि डीप जाके देना है, तो इसमें आपको एनाटॉमी का पता हो, जाहिर सी बात है, तो फिर ही है। और टेक्निक प्रिसीजन, वेसल्स का पता हो, वहां जहाँ पे आपके डेंजर जोन है वहां पे आप कैनुला के बजाय नीडल करना शुरू हो जाओ, तो इतना बड़ा हिमाटोमा बनाओ, बाद में परेशान होके बैठे हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे। और जो क्वेश्चन है या जो प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, इनमें जो आपने MEIs ये वो इजाल 40 देखे हैं, प्रोफाइलो देखे हैं, वो आपको हमसे सब्सिडाइज रेट पे मिल सकते हैं। ठीक है, कैन्यूलास चाहिए कुछ भी। यहाँ पे हम बंद करेंगे लेक्चर, और कल हम इंशाल्लाह फिर नया टॉपिक, कल हमारा थ्रेड का टॉपिक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, अल्लाह हाफिज।